350 से ज़्यादा केसेस आप सुलझा चुके, 4 किताबें आपने लिखी और उस किताब का आप ये दावा करते हैं कि उसका लिखा हर केस दरअसल ओरिजिनल केस है, असल में सच्ची घटना पर आधारित है। बिल्कुल। कोई एक घटना बताइए। तो मुझे एक कॉल आता था जब थोड़ा सा मैं लोग जानने लगे, और वो कॉलर मुझे कॉल करके बोलता था कि अमित जी से बात हो सकती है क्या? तो हाँ जी बताइए। नहीं, बस आपको बताना था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे एकदम से दिल में बैठना शुरू हुआ कि ये मुझे ऐसा क्यों बता रहा है। और तीसरी बार जब फिर मैंने ही कॉल बैक कर ली, मैंने कहा सर आप कौन हैं और मुझे क्यों बता रहे हैं? और वो बंदा रो पड़ा, बोला नहीं मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा रूही कौन थी? बोले रूही मेरी बेटी थी। बोले अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इन्वेस्टिगेट करें, और इतनी छोटी बच्ची 15 साल की बच्ची सुसाइड कैसे कर सकती है? फाइनेंस की दुनिया में अगर आप देखिए तो साइबर फ्रॉड भी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। आंकड़े बताते हैं हर 8 मिनट में एक साइबर फ्रॉड हो रहा है। आंकड़े ही ये बताते हैं कि 65% जो साइबर क्राइम है वो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है क्या वजह है इसकी? कहाँ से ये पूरी दुनिया अगर हम समझना शुरू करें, कोई सिरा पकड़ाइए जिससे पूरी कहानी उधरती चली जाए। फिर पहले तो 65% नहीं 100% क्राइम होता फाइनेंस की वजह से ही है। कहीं दूर से लिंक होगा, कहीं सीधे सीधे लिंक होगा, पर वो एक बहुत बड़ा कारण तो हमेशा से रहा है। जैसे लोग एफर्ट लगा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बताने में कि डोंट शेयर ओटीपी, डोंट शेयर ओटीपी, तो मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने अपना ओटीपी शेयर किया हो। ओटीपी कभी ऐसा कभी नहीं होता कि शुभम जी अपना ओटीपी बताइए। हाँ लिखिए ना ये। अच्छा पासवर्ड भी तो बता दीजिए। हाँ लिखो पासवर्ड बैंक का ही वाला है। ऐसे होता है कभी? तो ये हम डोंट शेयर ओटीपी से क्या बताना चाह रहे हैं? ऐसे तो कभी होगा भी नहीं। ओटीपी जाता कैसे? ओटीपी लिया जाता है, उसकी एक ट्रिक है। तो हम आज 12 ऐसे ट्रिक सीखेंगे जिसमें आपका ओटीपी निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये हम देखते हैं कि किसी ने वीडियो बनाकर भेज दिया और वो वीडियो थोड़ा बल्गर वीडियो था, लोगों ने उसको क्लिक कर दिया, वो डिजिटल अरेस्ट हो गए। कैसे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? क्या चूक हो जाती है? कैसे बचा जाए? वीडियो कॉल आ गई अचानक से और प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है कोई लड़की या कोई वेल नोन, और आपने उस चक्कर में उसको ओके कर दिया। जैसे एक्सेप्ट करोगे सामने आपको एक लड़की दिखाई देगी जो कपड़े उतारना शुरू कर देगी। अब आपने 3-4 सेकंड उसको देख लिया कि यार ये है कौन, क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद आपने काट दिया। वो 3-4 सेकंड का आप उसको देखते हुए का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे और उसको रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट का वीडियो बना देंगे। उसके बाद वो आपको भेजा जाएगा कि अच्छा बन गया है, अब इस वायरल कर दें। अब मान लीजिए कि किसी के साथ फ्रॉड हो गया। अब सब तो मेरी तरह नहीं है कि जो अमित जी को जानते हैं, अमित जी को फ़ोन कर लिया, अमित जी ने उनकी मदद कर ली। सब बिजनेसमैन नहीं है कि जो सीपी पहुंच गए और आपको ले गए। क्या करें? यदि आप किसी के संग फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है तो सबसे पहला जो काम करना है 1930 पर कॉल करना है। 1930 गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है, 24/7 ओपन है, पैन इंडिया ऑपरेट होता है। तुरंत 1930 कॉल करके ट्रांजेक्शन आईडी दे दें कि साहब ये पैसा निकला है, फ्रॉडलेंटली निकला है, इसको आप फ्रीज़ करा दो। उनके पास पावर है कि वो किसी भी अकाउंट को फ्रीज़ कर सकते हैं। जिस अकाउंट में भी पैसा गया है यदि वहाँ फ्रीज़ हो गया तो आपका पैसा अपने आप वापस आ जाएगा, आपने कुछ करने नहीं। ऐसे समय में जब हम इस स्थिति में हैं कि स्पैम कॉल नहीं रोक पाए हैं, तो डिजिटल अरेस्ट के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए हम कितना तैयार हैं? अब ये देखिए डिजिटल अरेस्ट इतनी बड़ी चीज़ बन गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में बोलना पड़ा। इसका मतलब है कि नेशनल लेवल इशू है। आपको IVR कॉल आई है कि आपका फेडेक्स कुरियर फंसा हुआ है और 9 दवाई और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की है? आई आपको? नहीं, मुझे अभी नहीं है सर। आपको आई है? उनको आई है। आप 10 लोगों में पूछोगे तो 4 को तो आई होगी। 400 करोड़ कॉल करने के लिए पैसा चाहिए ना, करोड़ों रुपए चाहिए, 5-6 करोड़ रुपए। वो पैसा लगा रहा है ना, कोई तो लगा ही रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ क्राइम कि एक बंदा बैठ के कर रहा है, ये पूरा नेक्सस है। नमस्कार, वेलकम टू द शुभ लाभ शो। मैं हूं शुभम। एक नए एक्सपर्ट के साथ, नए एपिसोड के साथ मैं आ गया हूं, हाजिर हूं आपके सामने। और आज मेरे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है अमित दुबे जी। आप साइबर एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभम जी। अमित जी की खासियत यह है कि अमित जी ने अब तक 350 से ज़्यादा साइबर अपराध के मामलों में इन्वेस्टिगेशन किया है और उनको सुलझाया है। 4 किताबें अब तक वो साइबर सिक्योरिटी पर लिख चुके हैं। देश के पुलिस अधिकारियों को, जजेस को, तमाम लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं।
बड़े बड़े मामलों को कॉरपोरेट के, सरकार के वो सुलझा चुके हैं। सीबीआई, एनआईए, सरकार के तमाम महकमों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और तमाम जो ये अदृश्य दुनिया है, जो दिखती नहीं है, जो ये अपराध की दुनिया है, इसको सुलझाने में, इससे लड़ने में दरअसल वो फ्रंट वॉरियर का काम कर रहे हैं। क्या हो जब एक ऐसा एक्सपर्ट आपके साथ आज बातचीत के लिए मिल जाए। आपके दिमाग में भी अब तक तमाम ऐसे सवाल आ गए होंगे जो आप सोच रहे होंगे कि काश पता चल जाए। हमारी साइबर सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित हो सकती है, हमारा डेटा कैसे सेफ हो सकता है, हमारे मोबाइल से कोई देख तो नहीं रहा है, जीमेल हमारा सुरक्षित है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी हैं। तो आज अमित जी से सिलसिलेवार तरीके से, ना किसी समय की सीमा, ना कोई बाध्यता सवालों की, आज धारा प्रवाह तमाम सवाल अमित जी से पूछेंगे और तमाम सवालों के जवाब अमित जी देंगे आपको और हमको इस दुनिया को समझने के लिए और समझाने के लिए। अमित सर, पहला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने व्यस्त समय में, कीमती समय में आपने समय दिया। थैंक यू जी। पहला सवाल मेरा बेसिक बुनियादी सवाल, जहाँ से मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ, कब आपको ये लगा, कौन सा मौका ऐसा था, निर्णायक मोड़ जो आपके जीवन का, जब आपको लगा कि नहीं, मुझे इस दुनिया में काम करना है, इसी दुनिया की समस्याओं को समझना है और लोगों को समझाना है? नहीं, तो ऐसा कोई एक टर्निंग मोमेंट तो नहीं आया, लेकिन लाइफ में क्या होता है ना, कई सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जब आप आगे निकल जाते हो, तब वो डॉट्स कनेक्ट करते हो आपकी, जो हो रहा था ना आपके संग, ये यूं ही नहीं हो रहा था, इसके पीछे एक कहानी थी। तो मैं 2002 में IIT खड़गपुर में था और वहाँ पर उस समय याहू मैसेंजर बहुत पॉपुलर होता था, तो लड़कियाँ याहू मैसेंजर पर बहुत चैट करती थी। तो दोस्तों में कुछ बहस हुई कि यार ये क्या इतने घंटों चैट करती रहती हैं, 8-8 घंटे चैट करती हैं और टक 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 आवाज़ें आती रहती हैं। तो मैंने कहा कल बता दूंगा। तो मैंने क्या किया, याहू का एक क्लोन पेज बनाया और उसको एज एन होम पेज हर एक ब्राउज़र में सेट कर दिया पूरी लैब के अंदर। तो कोई भी आप ब्राउज़र लॉन्च करोगे, एक्सप्लोरर, तो वो लोकल ड्राइव से मेरा पेज खोल देगा और उसमें आप लॉगिन पासवर्ड डालोगे तो उसकी कॉपी सेव कर लेगा और उसके बाद लॉगिन भी कर देगा, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। या आज भी आप करोगे तो लोग इग्नोर कर देंगे कि सामने से जो लिंक खुल रहा है वो C ड्राइव से खुल रहा है या डायरेक्ट सर्वर से आ रहा है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक हुई और 16 लोगों के पासवर्ड मेरे पास आ गए। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला, नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। अगले दिन पूरे कॉलेज में हल्ला हो गया। नीचे मैंने लिख दिया सौजन्य से अमित दुबे। अब मुझे डिसिप्लिनरी कमेटी ने बुलाया, उस समय RV राजा कुमार जी होते थे डीन। क्यों किया? तो मैंने कहा साहब ये तो टेस्ट कर रहा था कि ऐसा हो भी सकता है, मतलब ऐसे इतना कोई बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। बोले तो फिर प्रिंट आउट लेके क्यों लगाया? मैंने सर मैं एक एक करके बताता तो मारते मुझे, तो मैंने चुपचाप पब्लिश कर दिया कि हो चुका है। तो उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए लैब से डिबार किया और कहा कि तुम मेरे संग काम करो, और उनकी एक अपनी पर्सनल लैब थी, उसमें मैं उनके संग काम करना शुरू किया। तो ये एक ऐसा मोमेंट था जो मुझे लगा पता नहीं गलत किया सही किया, कि कई बार आप दोस्तों में शेखी बगाड़ने के लिए कुछ गलतियाँ कर देते हो कि नहीं मैं तो ये कर दूंगा, पर वो गलतियाँ कई बार लाइफ में ना अलग एंगल पे लेके जाती हैं आपको। ये कौन से साल की बात है अमित? ये 2002 की है। आप IIT खड़गपुर में थे 2002 में? हाँ जी। उसके बाद नहीं, ये घटना तो 2001 की है, मैं 2002 में पास आउट हुआ। तो फिर सैमसंग ज्वाइन कर ली मैंने, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में था। उस समय 3G फ़ोन की टेस्टिंग चल रही थी, तो बहुत सारे लोग हायर हो रहे थे और मैं बोर हो गया। 2008 में एक घटना हुई इंडिया के अंदर 26/11, और उसके बाद एक यूनिट शुरू हुई NIA, जिसके पहले IG थे लोकनाथ बेहरा जी, जो अभी DG केरला रिटायर हुए। उन्होंने IITs को लिखा कि भाई एक कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए। फिर मेरा नाम रिकमेंड हुआ, मैं उनसे जाके मिला और फिर मैंने उनके संग काम करना शुरू किया। तो मेरा नाम क्यों रिकमेंड हुआ? क्योंकि मैंने एक हरकत कर रखी थी पहले, जो हरकत नेगेटिव थी, लेकिन उसकी वजह से एक पॉजिटिव इमेज बन गई थी कि लड़का कर खुराफाती तो है, कुछ तो कर देगा। वो एक जो नेगेटिव चीज़ थी मेरी लाइफ की, जिसकी वजह से मुझे 6 महीने लैब से डिबार भी होना पड़ा, लाइफ टर्न करने का पॉइंट साबित हुई। उसके बाद मुझे मज़ा आने लगा। मुझे लगा कि यार उन्होंने मुझे कुछ काम दिया कि ये करके दिखाओ, कुछ हैक करने का। फिर वो ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हो गया। हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करते थे उस समय, और यहीं नोएडा में सेक्टर 27 में रहते थे, तो उनके घर में मैंने लैब बना रखी थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं शायद इस काम के लिए हूँ, क्योंकि पुलिस के पास वो नॉलेज थी नहीं उस समय और मेरे पास थी, और मुझे थ्रिल मिल रहा था। फिर मैं अलग अलग जगह रिकमेंडेशन के थ्रू जाने लगा, चाहे वो CBI हो और अलग अलग एजेंसीज़ हैं, अलग अलग स्टेट में गया, बहुत सारे केसेस सॉल्व किए, जिसमें किडनैपिंग केसेस, मर्डर मिस्ट्रीज़, टेररिस्ट केसेस, फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस, पॉलिटिकल केसेस,
कॉर्पोरेट राइवलरीज, मतलब ऐसे केसेस जिसमें पुलिस नॉर्मली गिव अप कर देती थी कि अब हम क्या करें। तो मुझे बुलाते थे और मैं फिर हवा में क्रिमिनल ढूंढता था कि ये है विद एविडेंस। तो ये जो कला मैंने निकाली और उसके बाद उसकी फिर ट्रेनिंग होनी शुरू हो गई। फिर तो अब बहुत सारे मतलब एक प्रोफेशनल बन गया साइबर इन्वेस्टिगेटर का। 2008 में ऐसा कोई प्रोफेशन था ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको एक जिक्र बताऊं, शायद आप ये सवाल पूछ ही लोगे मेरे से, क्योंकि जब आप ऐसी कोई स्किल में गुणी हो जाते हो तो लोग मिसयूज़ भी करने के लिए कहते हैं आपसे। तो मेरे पास कई सारे कॉल आने लगे, पॉलिटिशियंस के भी कॉल आए, कुछ तो मेरे घर आके बैठ जाते थे कि ये लीजिए BMW की चाबी, आप चलाइए, तो गिफ्ट है। तो मैं घबरा जाता था कि भाई उसमें तो यंग काफ़ी था मैं। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो मुझे चाहिए नहीं। नहीं साहब चलाइए, दोस्ती है, कुछ नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा ये कल तो कोई काम देगा और ऐसा काम देगा जो मेरे से मतलब पाप ही कराएगा ये। तो फिर उसने बोला कि एक मेरा बंदा है, भाग गया है, उसको ज़रा ट्रेस करना है। तो मैंने कहा सर वो तो आप पुलिस से करा ही सकते हो, आप तो बड़े लोग। बोले नहीं, पुलिस नहीं कहा है कि आपसे मदद ले लें। तो फिर मैंने कहा नहीं सर, पर मैं यदि ट्रेस कर भी दूंगा तो कोर्ट में क्या बताओगे आप, मतलब ये तो पुलिस का ही काम है। क्योंकि मैं सिर्फ पुलिस के लिए आज तक जो किया है मैंने मोस्टली पुलिस के लिए किया। अच्छा। तो इस वजह से मेरी एक इमेज बननी शुरू हो गई कि ये ऐसा नहीं है कि आप पैसा दो काम करा लो। और मैंने आज तक पुलिस से इन्वेस्टिगेशन का कोई पैसा नहीं मांगा। तो मैंने जो भी किया है फ्री किया है। और अब तो करीब 9 लाख से ज़्यादा पुलिस वाले मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने पुलिस वालों से पैसा नहीं मांगा तो अमित सर फिर कंपनी कैसे, मतलब ये खाना पीना कैसे चलता है? घर वाले नहीं कहते हैं कि पैसा लिए नहीं रहे? बिल्कुल, मेरी वाइफ से हमेशा इस बात पे लड़ाई हुई, क्योंकि उनको लगता है चले जाते हो, रात बस गायब हो जाते हो, फिर पैसा भी कुछ नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली मैं हमेशा जॉब करता रहा, मैं ये जॉब के साथ ही करता था। और मुझे शायद मैंने वो स्किल सीख ली कि मैं जॉब के संग काम कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें ब्रेन का ज़्यादा यूज़ है। आप फिजिकली कहीं पे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं से यहाँ बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो मैं किसी पुलिस वाले को बोलूँगा आप ये मंगा ले, फिर ये डेटा एनालिसिस कर लेता है। फिर उसने कहा IPDR मंगा लिया, सर CDR आ गया, उसमें ये वाले टाइम स्टैम्प पे ये वाला पैटर्न देख ले। तो मैं उसको भी इंगेज करके रखता था। तो मैनुअल काम तो कोई और ही कर रहा होता था। अभी कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हैं? तो मैं अभी लेटली मैंने टेक महिंद्रा से रिज़ाइन किया, क्योंकि इंगेजमेंट बहुत बढ़ गई। पर मैं 2 महीने पहले तक था टेक महिंद्रा में, मतलब लोगों को शायद पता नहीं होगा। उस समय मैं ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में था। और जब ये शुरू हुआ, ST अभी ग्रेटर नोएडा में है कंपनी, जो सेमीकंडक्टर कंपनी है। उससे पहले मैं सैमसंग में था, मैं ब्रीफली क्वालकॉम में भी रहा हैदराबाद में। नोकिया के लिए भी काम किया मैंने फिनलैंड में। तो आई वर्क विद मोस्टली टेलीकॉम कंपनीज। तो यानी कि देखिए, नौकरी करते रहे, कंपनियों के साथ रहे, वहाँ से धन कमाते रहे, और ये जो एक पैशन था, एक किक जो आती थी, वो आती थी जब इस तरीके के केसेस सॉल्व करते थे। थोड़ा फिल्माना लग रहा होगा कि आपको कि एक व्यक्ति जो जॉब करता है और संग संग ऐसा करता है। 350 से ज़्यादा केसेस आप सुलझा चुके, 4 किताबें आपने लिखी, और उस किताब का आप ये दावा करते हैं कि उसका लिखा हर केस दरअसल ओरिजिनल केस है, असल में सच्ची घटना पर आधारित है। बिल्कुल। कोई एक घटना बताइए जिसने आपको झंझोर दिया हो, या जिसने ये सोचने पे मजबूर आपको कर दिया हो कि यार लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई बहुत अलग सी घटना आपको लगी हो? देखिए, हर घटना अलग है। मैं पहले आपको बता दूं कि ये सवाल इसलिए जवाब देना बहुत मुश्किल है कि मैं कोई भी रैंडम उठा के देखूंगा तो आप कहोगे यार ये क्या है। और इस वजह से आप इसमें कभी बोर नहीं होते, क्योंकि हर दिन आपको लगता है कि इंसान और गिरेगा, अभी और ख़तरनाक हो जाएगा, और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो मुझे एक कॉल आता था जब थोड़ा सा मैं लोग जानने लगे, और वो कॉलर मुझे कॉल करके बोलता था कि अमित जी से बात हो सकती है क्या? तो हाँ जी बताइए। नहीं, बस आपको बताना था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कौन बोल रहा है, काट दिया फ़ोन। फिर मैं कहीं बैठा था, फिर फ़ोन थोड़ी देर, अच्छा अमित जी से बात हो सकती है? हाँ अमित ही बोल। नहीं, आपको ये बताना था कि अब रूही इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे एकदम से दिल में बैठना शुरू हुआ कि ये मुझे ऐसा क्यों बता रहा है। और तीसरी बार जब फिर मैंने ही कॉल बैक कर ली, मैंने कहा सर आप कौन हैं और मुझे क्यों बता रहे हैं? और वो बंदा रो पड़ा, बोला नहीं मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा रूही कौन थी? बोले रूही मेरी बेटी थी। तो मैंने क्या हुआ उसके साथ? बोले वो पुलिस कहती है सुसाइड कर लिया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर किस थाने में है केस? बोले अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इन्वेस्टिगेट करें, और इतनी छोटी बच्ची 15 साल की बच्ची सुसाइड कैसे कर सकती है? तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक बार इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि क्या कारण।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं थानेदार से बात कर लूँगा, आप डिटेल भेज दीजिए। तो मैंने आईओ से बात की, तो आईओ ने कहा सर सुसाइड नोट मिला है, तो सुसाइड ही, अब उसमें हम क्या इन्वेस्टिगेट कर लें। तो मैंने कहा मुझे आप भेज सकते हो, क्या है उसमें। तो उसमें कुछ खास था नहीं नोट में, ताकि मैं आई हैव रीच टू दिस सिचुएशन कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कमिटिंग सुसाइड। तो मैंने कहा नहीं यार, एक बार इन्वेस्टिगेट तो कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो उस समय भी यही सिचुएशन थी, काफ़ी पुराना केस है, 15-16 का केस है। तो मैंने कहा आप मुझे उसके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन कुछ तो दे दो, सोशल मीडिया हैंडल्स। तो सबसे पहले मैंने उसका फेसबुक एनालिसिस करना शुरू किया। मैंने देखा इसके नेटवर्क में क्लोज दोस्त कौन कौन से हैं, इसकी पोस्ट कैसी रहती थी। तो वो थी फेसबुक पर, और उसके कई सारे पोस्ट मैंने देखे, तो मुझे लगा ये बड़ी पॉजिटिव सी लड़की है। और उसके बाद मैंने उसके दोस्तों से बात की जो उसके लाइक करते थे, कमेंट शेयर करते थे उनसे। तो नहीं तो बहुत अच्छी लड़की थी, ये तो टॉपर ओपर थी, और ये तो पढ़ने में बड़ी अच्छी थी, सुसाइड तो कर नहीं सकती। तो मुझे लगना शुरू हो गया कि कुछ तो इसकी लाइफ में हुआ है जो मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैंने फ़ोन मंगाया इसका। फ़ोन लॉक था, फ़ोन अनलॉक किया। जब फ़ोन अनलॉक किया तो उसमें कुछ भी नहीं था, कोई भी ऐसा डेटा नहीं मिला मुझे जो ये कह पाए कि किसी डायरेक्शन में जा पाए। हाँ, कुछ भी गलत हुआ था, कोई पिक्चर नहीं, कोई वीडियो, कुछ नहीं। तो मैंने डिलीटेड डेटा रिकवर किया। जब आप डिलीटेड डेटा रिकवर करते हो तो मुझे कुछ चैट दिखनी शुरू हुई। वो चैट इसने एक लड़के के संग की थी जो नागेश करके था, और वो भी नॉर्मल चैट थी, ऐसा कुछ नहीं था कि उसको देख के कुछ गड़बड़ लगे। पर मुझे चूँकि हर चीज़ पे मैं अब डीप डाइव कर रहा था, तो मैं नागेश के नंबर का KYC निकलवाया। मैंने कहा मैं इससे बात करता हूँ एक बार, क्योंकि इससे तो बात की है इसने, और वो KYC फेक निकला। वो सिम जिसके नाम पर था उसको पता ही नहीं था कि उसके नाम पर सिम है। तब पहली बार मुझे झटका लगा कि मैं शायद उस बंदे तक पहुँच गया हूँ, लेकिन वो फ़ोन बंद था। फिर मैंने नागेश का सोशल मीडिया निकाला, फेसबुक, उसकी फेसबुक पे था। उसका फेसबुक एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि ये तो फेक है, ये तो इस जो पिक्चर इसमें दिखा रखी है ये बंदा है ही नहीं, ये पिक्चर तो किसी और की है। और उसके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो इतने डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बाहर के भी हैं, इधर की भी रैंडम है। तो जब रैंडम होते हैं तो समझ लो ये बंदा किसी एक एरिया को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये फेक प्रोफाइल। तो इस तरह के कुछ पैटर्न हम देखते हैं। अब ये समझ में आ गया कि ये बंदा था इसकी लाइफ में जिसकी वजह से कुछ हुआ, पर क्या हुआ कुछ नहीं पता था, और हम उस तक पहुँच नहीं पा रहे थे। सीडिया एनालिसिस कर लिया तो पता पड़ा कि उसने इसी के लिए सिम ले रखा था, किसी और से कोई कॉल बात ही नहीं हुई, सिर्फ इसी नंबर पे कॉल होता। हाँ, तो बड़ा अनयूजुअल ऐसा लगी, ऐसे एक 15 साल की लड़की के पीछे कोई क्यों पड़ा हुआ है। हमने उसका IPDR निकलवाया। IPDR होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, जिसमें आपको पता पड़ता है कि व्यक्ति इंटरनेट पर क्या क्या कर रहा था। और IPDR के अंदर जब मैं एक एक IP देखना शुरू किया तो इवेंचुअली एक IP मिला मुझे जो इसका था, डोमिनोज़ का। अच्छा। और मुझे खटका लगा, मैंने कहा इसने यदि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो हम इस तक पहुंच सकते हैं। तो हमने डोमिनोज़ को लिखा, हमने कहा कि इस टाइम पर इस डिवाइस से आपका वेबसाइट एक्सेस हुई थी, तो क्या कुछ ऑर्डर हुआ था। तो उन्होंने कंफर्म किया हाँ हुआ था। तो मैंने कहा डिलीवर कहाँ हुआ था, तो उसने एड्रेस दे दिया। पहुँचे, हैदराबाद का एड्रेस था। पकड़ा उस बंदे को, तो 53 साल का आदमी निकला जो 17 साल का बच्चे का प्रोफाइल बना के लड़की से बात करता था। और फिर जब ग्रिल किया तो पता पड़ा कि उसने और भी ऐसी लड़कियां फंसा रखी थी। तो सम हाउ उसने इतना रिलेशनशिप ऑनलाइन चैटिंग में उसने बिल्ड कर ली कि वो आया, ट्रैवल किया उस सिटी में, और उसके बाद उसको बुलाया उस लड़की को होटल में, एंड समथिंग हैज़ हैपेंड। पहले तो लड़की शॉक्ड हो गई होगी क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी कि ये है, और वो इतनी छोटी थी कि वो किसी से बता ही नहीं पाई। एंड शी कमिटेड सुसाइड। उसके बाद जब मैंने कहानी रेडियो पे सुनाई तो मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों तक शॉक में रहा, तो मुझे कम से कम 20-25 ईमेल आए, लोगों ने अप्रोच किया कि साहब हमारा बच्चा भी गायब, उसे भी ढूंढिए। टीनेज बच्चे कि साहब अचानक निकल गया था, गायब हो गया, बहुत सारे। और फिर मैंने 2-3 डीप इन्वेस्टिगेशन भी किए। तो आप मानोगे नहीं कि सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहा था ये सब कुछ। उनकी लाइफ में जो भी परिवर्तन हुए, चाहे वो गायब हो गए हों, चाहे वो फ्रस्ट्रेट हो गए हों, चाहे वो डिप्रेशन में हो, जो भी रूट कॉज मुझे समझ में आया, और वील डिस्कस इन डिटेल। बट ये बात कर रहा हूँ मैं आज से ऑलमोस्ट 9-10 साल पहले की। आज क्या हालत है, आज तो लोग ऐसे मुझे हर दिन मिलते हैं कि साहब अभी आपने पता होगा, मैं नाम लूँगा तो बच्चे होते हैं, चूँकि इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बट अब ये लगातार न्यूज़ में देखा होगा कि फलाना 10 साल का बच्चा घर से भाग गया, उसको ढूंढ रहा। और मुझे आते हैं कॉल कि साहब उसको ढूंढना है, वो प्रायोरिटी बन जाती है मेरे लिए। या बच्ची निकल गई, अब कोई लड़की है 12 साल की है, 13 साल की है, और अचानक घर से निकल गई है। अब पेरेंट्स तो बिल्कुल सही बात है, टूट जाता है। आपकी लाइफ का पहला केस भी कुछ ऐसा ही था कि पहला केस कुछ अलग था सर?
पहला केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, पर पहला केस मैं बताना नहीं चाहूँगा। उसका कारण है कि उस पर वेब सीरीज़ बन रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और उन्होंने मुझे बोला है कि सर आप मत बताइए पॉडकास्ट वगैरह में, क्योंकि उसका थ्रिल अलग है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप पहला मत पूछिए, पर मैं क्योंकि आपने ऑनेस्टी से उन्हें बता दिया। बिल्कुल नहीं, वेब सीरीज़ आ रही है, ये अच्छी बात है। आपके पहले केस पर वेब सीरीज़ आ रही है, ये बहुत मतलब हमारे लिए भी अच्छी बात है कि ऐसा मेहमान हमारे साथ है। सर, आपकी कहानी बड़ी रोचक है, लेकिन अब क्योंकि हम अमर उजाला बोनस के प्लेटफॉर्म पर हैं, द शुभ लाभ शो में हैं, जो फाइनेंस की दुनिया से जुड़ा है। फाइनेंस की दुनिया में अगर आप देखिए तो साइबर फ्रॉड भी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। आंकड़े बताते हैं हर 8 मिनट में एक साइबर फ्रॉड हो रहा है। आंकड़े ही ये बताते हैं कि 65% जो साइबर क्राइम है वो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है, क्या वजह है इसकी? कहाँ से ये पूरी दुनिया अगर हम समझना शुरू करें, कोई सिरा पकड़ाइए जिससे पूरी कहानी उधरती चली जाए। फिर पहले तो 65% नहीं 100% क्राइम होता फाइनेंस की वजह से ही है। कहीं दूर से लिंक होगा, कहीं सीधे सीधे लिंक होगा, पर वो एक बहुत बड़ा कारण तो हमेशा से रहा है। और दूसरा, जो जिस तरह की गाइडलाइंस साइबर सेफ्टी अवेयरनेस में होती हैं, मैं कई बार उनसे एग्री नहीं करता। जैसे लोग एफर्ट लगा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बताने में कि डोंट शेयर ओटीपी, डोंट शेयर ओटीपी, तो मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने अपना ओटीपी शेयर किया हो। ओटीपी कभी ऐसा कभी नहीं होता कि शुभम जी अपना ओटीपी बताइए। हाँ लिखिए ना ये। अच्छा पासवर्ड भी तो बता दीजिए। हाँ लिखो पासवर्ड बैंक का ही वाला है। ऐसे होता है कभी? तो ये हम डोंट शेयर ओटीपी से क्या बताना चाह रहे हैं? ऐसे तो कभी होगा भी नहीं। ओटीपी जाता कैसे? ओटीपी लिया जाता है, उसकी एक ट्रिक है। जब तक आप वो नहीं बताओगे, कोई सीधे सीधे ओटीपी कभी नहीं देता किसी को, और उस ट्रिक में कोई भी फंसता है। तो हम आज 12 ऐसे ट्रिक सीखेंगे जिसमें आपका ओटीपी निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, जी हाँ। और आपका व्हाट्सएप, जीमेल, बैंक अकाउंट कुछ भी हैक हो सकता है। जब तक हम ऑडियंस को वो ट्रिक नहीं बताएंगे ना, जब तक वो ये सिर्फ बता देने से कि ओटीपी नहीं देना, वो तो फंसेगी। पहले तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड, फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। अभी मैं यूके में था, तो हर दिन वहाँ 3 मिलियन पाउंड का लॉस होता है साइबर फ्रॉड में। 3 मिलियन पाउंड हर दिन, मतलब इंडियन करेंसी में देखोगे तो 10-12 हज़ार करोड़ रुपए साल का। और यूके बहुत छोटा सा देश है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। दिल्ली में ज़्यादा लोग होंगे मेरे ख्याल से। उतने लोगों में भी इतना बड़ा हो रहा है वो, जबकि वो पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं। बैंक भी उनके बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन, इकोनॉमी मैच्योर, सब कुछ है, वो तो नहीं रोक पा रहे। फिर आप और दूसरे देशों की बात ले लो, यूएस की ले लो या ऑस्ट्रेलिया की ले लो। आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी सेम हालत है। सिंगापुर में लोग साइबर फ्रॉड, दुबई में बैंक्स आ गए मेरे पास सारे कि हमारे यहाँ लोग लोन लेके भाग जाते हैं, हम ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो उन्हें ऐसा तो नहीं कि उन्होंने प्रोसेस मैच्योर नहीं कर रखे हैं, सब किया हुआ। तो ये चीज़ पहले समझने की बात है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, और ये चूक इंडिया की नहीं है, ग्लोबल है, जिसमें कि फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए लूपहोल्स आप छोड़ देते हो। तो आप सिर्फ ये सोच के कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन ज़्यादा है और इस वजह से हो रहा है, मेरे ख्याल से पहले ये हम साइट बर्न करें, इसलिए मैंने इंटरनेशनल डेटा भी आपको दे दिया। दूसरा कि 2 तरह के साइबर क्राइम होते हैं। एक होता है जो आपके साथ हो रहा है, एक होता है जो आपकी कंपनी के साथ हो रहा है। जो आपके साथ हो रहा है वो जामताड़ा स्टाइल क्राइम है कि आपको दिन में 4 बार कॉल आ रहा है, कोई लिंक भेज दिया, कोई आपने गूगल पे सर्च करके वेबसाइट पे फंस गए आप डिस्काउंट के चक्कर में, या आपने कहीं कोई बुकिंग करनी थी गलत जगह कर दी क्योंकि आपने गूगल पे लिंक देख लिया और आपको लगा तो ठीक ही होगा। ये सारी जो गलतियाँ आप कर रहे हो, ये आप सीधे इम्पैक्ट हो रहे हो। दूसरा होता है जो आपकी कंपनी इम्पैक्ट होगी, या तो उसका डिफेमेशन हो जाए, उसकी ब्रांडिंग ख़राब कर दें, उसका पैसा, उसका डेटा। ये जब रिस्क पे होता है तो एक लार्ज स्केल ऑफ लोग इम्पैक्ट होते हैं। ऐसा कोई साइबर क्राइम नहीं होता जिसके कि पहले एक साइबर क्राइम ऑलरेडी ना हो चुका। ओके, मैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए बना रहा हूँ। जब आपके संग साइबर क्राइम होता है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके कॉल आता है कि शुभम जी मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसी का नाम होगा, आपका इंश्योरेंस नंबर है, हाँ जी है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड यही है, आपका एड्रेस यही है, लास्ट आपका जो प्रीमियम था ये था, हाँ। अरे सर आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 45 लाख का, आप क्लेम क्यों नहीं कर रहे? आप शुभम जी क्या डिविडेंड क्यों? अरे सर ये तो आप लैप्स हो जाएगा सर, फिर आप 1 साल तक नहीं क्लेम कर पाएंगे। अच्छा आपको क्लेम करना है तो मैं आपको भी बता दूं सर, ये कर लीजिए अभी, आप आज लास्ट डेट है सर, आप एक काम करना, ये लिंक भेज रहा हूँ, इस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना
और डिटेल भरना और आपका 45 लाख आपके अकाउंट में आज ही डिस्पर्स हो जाएगा सर। और आप ऑफिशियल जो वर्किंग आवर्स पहले कर लीजिए। आपने वो गलती कर दी और पता पड़ा कि 45 लाख के चक्कर में जो आपके अकाउंट में थे वो भी चले गए। अब इस पूरे गेम को ज़रा दोबारा समझना, ये हुआ क्यों? क्योंकि उसके पास आपकी पॉलिसी की सारी डिटेल्स क्योंकि उसके पास आपकी वो डिटेल्स थी जो सिर्फ आपके पास थी, उसके पास हो ही नहीं सकती थी। दो ही लोग हैं जिनके पास हो सकती हैं, तो आपके पास या आपकी कंपनी के या आपकी कंपनी के पास। अब ऐसे केस में जब आप पुलिस के पास जाते हो या कंपनी के पास जाते हो कि साहब मेरा तो पैसा निकल गया, वो कहते हैं अरे आपने गलती की, आपने कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, आपने क्यों लिंक क्लिक कर दिया, आपने क्यों QR कोड, सारी गलती आपकी। कोई ये बात नहीं करता कि मैंने गलती इसलिए की क्योंकि एक महापाप इससे पहले आप कर चुके थे, आपकी कंपनी का डेटा लीक हुआ था। ये जो बात है जब तक नहीं संज्ञान में लाई जाएगी, लोगों का पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि गलती आपकी बात नहीं खत्म हो जाती। उसके बाद आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कोई आपके वो नहीं देख रहा है कि उससे पहले उस कंपनी की कहीं गलती थी। आपने कहा कि 12 ऐसे तरीके जिनसे ये तरीके, मतलब 12 तरीके के फ्रॉड हैं जिनके अंतर्गत ये सारे फ्रॉड आ जाते हैं। एक एक करके सर अगर वो बताना शुरू करें। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ तो लोगों को रिपीटेशन भी लगेगा, पर हुआ गया कि जब मैंने एक बार बताया तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ और उसको मीटी ने भी ट्वीट किया, DOT ने भी किया, फिर बहुत सारे जर्नलिस्ट और सब ने कर दिया। उसके बाद लोगों को लगा कि शायद रिविलेशन है, मैं कुछ पहली बार ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, जबकि मैं 8 साल से ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि, और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इतना मुश्किल है साइबर सेफ्टी अवेयरनेस फैलाना। मैं रेडियो शो कर रहा हूँ, TV शो कर रहा हूँ, पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ और वेब सीरीज, सब पे यही पर्पज़ है। पर इसके बावजूद आज जब मैं 250, 300, 500 लोगों के बीच में बोलता हूँ कि आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है, तो 8-10 लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ भाई पता है। क्या पता है? अरे सर उसमें ना आपका ईमेल हैक हो जाता है, उसके बाद वो आपका डेटा ले लेता है और उस डेटा के वापस करने के लिए पैसा मांगता है सर। तो मैं कहता आपको कुछ नहीं पता है, आपने न्यूज़ पढ़ी, हेडलाइन पढ़ी और आपने अपने हिसाब से अपनी नॉलेज के बेस पर एक रीज़न ढूंढ लिया, कहानी बना ली। पर कैसे होता है, क्या होता है, वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है। यही सच्चाई है। आप 2 हफ्ते पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, ग्वालियर में 26 दिन डिजिटल अरेस्ट रहा बंदा और कुछ 2-3 करोड़ गए उसके। 3 दिन पहले भी एक केस हुआ है। अरे जब कॉलर ट्यून पे बता दिया है, सुबह से शाम आप गूगल कीजिए, हर जगह यही मिल रहा है, उसके बावजूद नहीं फैला, इसका मतलब ये बड़ा मुश्किल है। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश ये कीजिए कि ये चीज़ शेयर हो, तो कि जब तक जादू रहता है, जब तक कि उसकी ट्रिक ना पता हो। जैसे आप ट्रिक पता तो उस पर हंसने लगते हो, आप यार ये ऐसे बेवकूफ़ बनाता मैं। बिल्कुल। तो वो इतना मजाक बना दीजिए उस चीज़ का कि क्रिमिनल भी उसको ट्राई करने में डरे, कि उसको लगे कि यार अब नहीं आप बेवकूफ़ बना पाओगे। सो ये मैं चाह रहा हूँ, जब लोग कहते हैं नहीं सर आप ट्रिक बताएंगे लोग मिसयूज़ करेंगे, मैं सबको बता दूंगा और उसके बावजूद वो कोशिश ही बंद हो जाए जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही है। तो आप मान लीजिए मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आपको एक कॉल आता है कि शुभम जी, अमित जी ने आपका नंबर दिया है और वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू फॉर एन इवेंट, आप होस्ट कीजिए प्लीज़। तो आप बातचीत शुरू कर देंगे, अमित ने नंबर दिया है, क्रेडिबल नाम ले रहा है। फिर कहेगा वो थोड़ी देर बातचीत के बाद कि शुभम जी आई थिंक अमित इज़ ऑल्सो कॉलिंग यू, आपको कॉल कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं और हमें भी सॉर्ट आउट कर लेंगे क्योंकि वी हैव इन्वाइटेड हिम एज वेल। तो आप लोगों का एक फायर साइड चैट रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो आपने कहा ठीक है, थोड़ी देर में आपको एक कॉल आ रहा होगा पैरेलली, आप ऑलरेडी एक कॉल पे हो, एक और कॉल आ रहा है। तो आप देखोगे आपको कि यार ये अमित का नंबर तो नहीं, अरे उनका VIP नंबर है, आपने कॉल मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं, दिस इज़ VIP नंबर। अब हर आदमी के अंदर ईगो होता है, तो यार मेरे पास VIP नंबर क्यों नहीं है तो प्रेशर में आके आप मर्ज कर दोगे। जैसे आप मर्ज करोगे आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, आपका जीमेल हैक हो जाएगा, या हो सकता है आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएं, कुछ हो जाएगा। क्यों हुआ? आपने कोई OTP दिया, आपने कोई लिंक क्लिक किया, आपने कोई QR कोड स्कैन किया, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, किसी पब्लिक वाईफाई में थे, तो फिर पैसे क्यों निकले? फिर व्हाट्सएप हैक क्यों हुआ? आपने 2 इनकमिंग कॉल मर्ज की बस। आप समझ पाए क्यों हुआ ऐसा? नहीं, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं, जो पहले SMS पे आते थे। नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। आप क्रिमिनल्स के संग ऑलरेडी कॉल पे थे, वो जो दूसरा कॉल आपको आया, मेरा तो इस पूरे इंसिडेंट से कोई लेना देना था नहीं, वो दूसरा कॉल जो आपका है वो आपके OTP का कॉल था। आपने जैसे ही कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने वो सुन लिया, जैसे ही वो सुनेगा बूम अप्लाई कर देगा, अप्लाई करेगा और आपका व्हाट्सएप गया। तो आप देखोगे आपको कि यार ये अमित का नंबर तो नहीं, अरे उनका VIP नंबर है, आपने कॉल मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं, दिस इज़ VIP नंबर। अब हर आदमी के अंदर ईगो होता है,
और आप सुन लोगे कि यार ये OTP क्या, अमित क्या बोल रहा है। जब तक आप रियलाइज़ करोगे तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। ये 1 सेकंड का खेल होता है। OTP ऐसे निकलता है। अब जब तक आप यही नहीं बताओगे लोगों को, लोग तो लूट ही सकते हैं ना। एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका होता है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। उसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन से कुछ डायल करा दिया जाए और वो एक कोड होता है *62* मोबाइल नंबर हैश या *401* मोबाइल नंबर या *21*, अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग अलग कोड है। कॉल फॉरवर्डिंग कोड आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारे कोड मिल जाएंगे कि इनेबल कैसे करना है, डिसेबल कैसे करना है। यदि ये कोड आपके फ़ोन से डायल हो गया तो आपके कॉल कंडीशनली किसी और को फॉरवर्ड होने लगेंगे। कंडीशनल फॉरवर्डिंग का मतलब है कि आप बिज़ी हैं और उस समय कोई कॉल आता है तो सामने वाले को चला जाएगा। आप अनरीचेबल हैं, फ्लाइट में, और कोई कॉल आता है तो उसको जाएगा। आप जज हैं और कोर्ट में बैठे हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, रात में सो रहे हैं, उसको कॉल जाएगा। नॉर्मली आपके कॉल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कभी शक भी नहीं हुआ कि मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, और आपका फ़ोन हैक्ड है एक्चुअली, क्योंकि आपके सारे OTP आने वाला जब चाहे मंगा लेगा, कभी पैसे निकाल लेगा, कभी कुछ देख लेगा, और आपकी ज़िंदगी हिली रहेगी। और कई बार लोगों को पता ही नहीं पड़ता बहुत दिनों तक। अब ये होगा कैसे? तो अभी दिवाली के पहले बहुत सारे डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए गुड़गांव में। तो मुझे कॉल आया, पहले एक का आया, फिर बाकी सारे के आ गए, बहुत 40-50 डॉक्टर्स के। साहब व्हाट्सएप हैक हो गया। जैसे ही व्हाट्सएप हैक हो ना, बंदा पैनिक हो जाता है, अरे सर जल्दी से रिकवर कराइए। और एक बार आपका व्हाट्सएप हैक हुआ तो 7 दिन तक रिकवर नहीं होगा। अच्छा। यदि किसी ने उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट कर दिया तो 7 दिन बाद ही रीसेट होगा। ये व्हाट्सएप की अपनी पॉलिसी है। तो आप कितना भी लड़ते रहो, वो 7 दिन बाद ही रीसेट होता है, और उसके बाद ही आपको वापस मिलेगा व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप में तो आपकी कुंडली है, तो आप ऐसे ही घबराए घूमते हो। तो ट्रिक बताऊंगा कि क्या करना है ताकि आपका व्हाट्सएप कोई कभी हैक ही ना कर पाए। सिंपल सी सेटिंग है, वो कर लीजिए, फिर कभी हैक नहीं होगा। ठीक है। पर चूंकि 95% लोगों ने नहीं कर रखी है, 98% लोगों ने नहीं कर रखी है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम है। आज भी सुबह 2 कॉल आए मुझे कि व्हाट्सएप हैक हो गया, हर दिन आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस। बिल्कुल। तो वो डॉक्टर के संग क्या हुआ, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कहानी भी आपको बताएगी कि आपके संग क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं सीधे सीधे कोड बता दूंगा तो आप समझ में नहीं आए कोड कैसे कोई डायल कर देगा। तो डॉक्टर साहब को कॉल आया कि साहब वो दिवाली का गिफ्ट भेजना है, एक फार्मा कंपनी से बोल रहा हूँ। अब उनको आते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भेज दीजिए। अरे नहीं सर, इस बार थोड़ा कॉस्टली गिफ्ट है, गोल्ड वोल्ड भी है शायद, तो उसमें टैक्सेशन का इशू है, तो जो परमिशन देगा हम उन्हीं को भेजेंगे। हाँ बोले भेज दीजिए, परमिशन दे दी। अरे नहीं सर, ऐसे परमिशन नहीं होगी, वो तो आप इलेक्ट्रॉनिक परमिशन का सिस्टम, ऐसे तो फिर कोई किसी की भी परमिशन रिकॉर्ड कर लेगा। आपको एक SMS आएगा हमारे सर्वर से, उस पर एक कोड होगा, वो डायल कर देना, वो परमिशन रिकॉर्ड हो जाएगी और आपके पास कुरियर अपने आप कंपनी से डिस्पैच हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है, कर देंगे। थोड़ी देर बाद उनको एक SMS आया, उसमें एक कोड था, उन्होंने डायल किया। जैसे ही डायल किया, थोड़ी देर बाद उनका व्हाट्सएप गया। अब वो परेशान, क्या हो गया? तो जैसे ही वो कोड डायल करोगे, आपकी कॉल कंडीशनल फॉरवर्डिंग हो गई। अब वो OTP मंगाएगा, OTP उसको जाएगा, वो डाल देगा, बात खत्म। बिल्कुल। सो कॉल फॉरवर्डिंग एक कोड के थ्रू हो जाती है, और उसको डिसेबल करने का भी कोड है, तो वो ही आपको बचा सकता है। अब आपको क्या करना है ताकि OTP भी चला जाए आपका, तो आपका व्हाट्सएप हैक ना हो। पहले मुझे लगता है सर हम लोग ये जो तरीके हैं ये सीख लें, फिर हम इनके बचाव। नहीं, ये वो भूल जाएंगे फिर हम। अच्छा। मेरे दिमाग में किस समय क्या बताना कर लेते हैं, मेरे दिमाग में वो सुर उसी हिसाब से सेट है। क्योंकि ये व्हाट्सएप की कहानी है, तो व्हाट्सएप सेव करते ना। ठीक है। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट्स करके, उसमें चौथा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको क्लिक करना है। उस पर 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा आपसे। 6 डिजिट का कोड जो आप सेट करेंगे वो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता, आपकी वाइफ को भी नहीं, किसी को भी नहीं। अब क्या है, वो 6 डिजिट का कोड जब तक क्रिमिनल को नहीं मिलेगा, OTP भी ले ले, फ़ोन भी ले ले, व्हाट्सएप पे नहीं घुस पाएगा। ओके, बात सॉल्व हो गई। क्योंकि OTP तो उस समय जनरेट होते हैं, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो कोड तो आपने कभी किसी को दिया ही नहीं ना, बात वहीं सॉल्व हो गई। वो कहीं सेव भी नहीं किया। तो ये जो सिंपल सी सेटिंग है, आपको आपके व्हाट्सएप हैक से 100% बचा लेगी। कोई उसके बाद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको 12 तरीके OTP चुराने के बताऊंगा, अगले महीने आप मुझे बुलाओगे मैं 14 बताऊंगा। ये तो बदलेंगे ना। बिल्कुल भाई, क्रिमिनल को भी पता पड़ गया कि अमित ने बता दिया, तो वो 2 और ढूंढेगा। तो वो सारी चीज़ें तो हम कभी रोक नहीं पाएंगे। तीसरा तरीका सर, जो उसको बोलते हैं वॉइस मेलिंग। एक फीचर होता है आपके फ़ोन के अंदर जिसमें
आप यदि बिजी हैं तो सामने वाला आपको रिकॉर्डेड मैसेज छोड़ सकता है बिल्कुल। और उसके बाद आप सुन सकते हैं। उसके लिए आप एक जगह पर नंबर डायल करते हैं और अपना 4 डिजिट का पासकोड होता है वो बताते हैं, तो आप कॉल सुन सकते हैं। आपका 4 डिजिट का पासकोड होता है, उसमें पासवर्ड जो होता है। तो अब होगा क्या कि वो जो वॉइस मेलिंग सेट करने का प्रोसेस है वो कोई दूसरा भी कर सकता है आपके ब्याह पर। वो तरीके हैं, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा कि लोग मिसयूज़ ना करें, पर किसी ने आपकी वॉइस मेल सेट कर दी। अब आप जब बिजी हो, उसने OTP मंगाया कॉल पे, वो कॉल आपको आएगी, आप तो बिजी हो, तो वो वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगा। और चूंकि मैंने ही सेट किया तो मुझे पासकोड पता है, मैं सुन लूँगा। तो ये जो ट्रिक है ये भी मिसयूज़ होती है और रिस्क इसका भी। अभी थोड़ी देर पहले एक आज की ही खबर है, मैं कॉन्टेक्स्ट में दूँ कि चाइनीज सिम कार्ड यूज़ हो रहे हैं और उसकी वजह से सरकार बहुत रिस्क में है, क्योंकि यदि सिम कार्ड के अंदर आप सॉफ्टवेयर भी एम्बेड कर सकते हैं। एक जावा का एप्लेट होता है उसके अंदर जो रिमोटली रन हो सकता है, तो आप मैलिशियस कोड रन कर सकते हैं, आप SMS फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट फ़ोन भी हैक कर सकते हैं। तो सिम कार्ड इज़ दैट डेंजरस थिंग। जबकि हमारे यहाँ गाइडलाइन थी कि चाइना के सिम कार्ड यूज़ ना किए जाएँ, उसके बावजूद ऑपरेटर ने शायद सस्ते के चक्कर में या शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो चाइना के सिम कार्ड सिस्टम में आ गए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वो वियतनाम के रास्ते आ जाते हैं और भी दुनिया भर के रास्तों से यहाँ पहुँचते हैं, आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है। तो इससे बचने का तरीका है ई सिम के बारे में जानते हैं बिल्कुल। आप देखना काफ़ी सारे लोग नहीं जानते। आप और हम जानते हैं शायद क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, पर जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि ई सिम क्या होता है। बिल्कुल। अब क्रिमिनल क्या करता है कि ई सिम के प्रोसेस को यूज़ करके आपका ई सिम क्रिएट कर लेता है। वो थोड़ा भरोसा बनाएगा, आपको कॉल आएगा कि भाई मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, कि हाँ जी सर आपको तो पता है कि साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। हाँ पता है सर, आपको तो पता है कि वो अभी ट्राई ने नई गाइडलाइन जारी की थी कि जो भी 7 साल से पुराने सिम कार्ड हैं उनका KYC करा दिया जाए। अच्छा सर, आपको तो पता है कि आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ भी आ गई सर कि आज डेडलाइन है और यदि आज आपने नहीं कराया तो वैसे ही बंद हो जाएगा, और हम आपको सर महीने भर से परेशान कर रहे हैं, वो आप फ़ोन ही नहीं उठाते सर। अच्छा सिम कार्ड बंद हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो उसने बार बार क्या शब्द यूज़ किया कि आपको तो पता है, आपको तो पता है। हर आदमी का एक ईगो होता है। जब मैं आपसे कहूँ आपको पता है तो फिर आप उसको काउंटर नहीं करते कि नहीं मुझे नहीं पता है, आप चुपचाप अच्छा मुझे पता तो पता ही होगा। और फिर आधा सच होता है आधा झूठ होता है। आधा तो ऐसा है कि जो आपको पता वैसे ही होगा, साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो सबको ही पता है, सबको ही पता है। तो इसमें लेकिन उसके बाद वो ऐसी चीज़ बोल देगा जो शायद आपको नहीं पता है। अब आपको वो कहेगा कि सर कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, एक SMS आएगा उस पर 1 लिख के भेज देना, बस हो गया खेल। आपको बस 1 लिख के भेजना है। अब आपको लग रहा है आप OTP तो बता नहीं रहे हो, आप तो 1 लिख के रिप्लाई कर रहे हो। आपको एक SMS आएगा कि इफ़ यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर योर ई सिम प्रेस टाइप 1 एंड रिप्लाई 1 एंड टाइप 1 एंड रिप्लाई टू दिस मैसेज। आप 1 लिख के भेज दोगे। वो एक्चुअली ई सिम जनरेट करने का कंफर्मेशन था जो आपने दे दिया। अब उस बंदे ने आपकी रिक्वेस्ट रेज कर रखी है, तो आपके सिम का QR कोड उसको ईमेल पे आ जाएगा, और जिसको आ गया वो QR कोड स्कैन करेगा, आपका सिम गया। और आपका सिम गया आज की डेट में तो आप हाथ पैर कट गए, सब गए, कुछ नहीं रोक सकते आप। सारे फॉरगेट पासवर्ड कर करके वो सब मंगा लेगा, चाहे बैंक हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सअप, चाहेगा, बचेगा क्या? बिल्कुल। तो 5 हो गए। बिल्कुल। सिम SMS ऐसे भी जाता है सर OTP कि आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है और आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम चले गए और मैं आपका OTP मंगाऊँ तो ऊपर फ्लैश होता है फ़ोन के ऊपर, मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब आप थोड़ा जानकार हैं, आपने सेटिंग्स में गए और अपने SMS फ्लैशिंग को डिसेबल कर दिया कि जब मेरा फ़ोन लॉक है तो SMS फ्लैश ना करे। सेटिंग है उसमें अंदर कर सकते हैं आपने कर दिया। अब आपने फ़ोन छोड़ा और चले गए। अब वो कॉल पे OTP मंगाएगा, वो तो लॉक मोड में भी फ़ोन रिसीव हो जाएगा और OTP सुन लेगा। तो क्या करना है, फ़ोन छोड़ के ही नहीं जाना है। मैंने इसलिए जानबूझ के घुमा फिरा के चीज़ बताई कि भाई आपका फ़ोन आपका वॉलेट है। और मैं देखता हूँ लोग छोड़ के इधर को दे दिया, अरे भाई वॉलेट है वो यार, साथ में रखना, उसके अंदर OTPs आ रहे हैं और आप कैसे उसको इतना लाइटली ले सकते हो कि आप फ़ोटो खींच दीजिए। कभी भी कोई इग्नोरेंस की वजह से परेशानी बड़ी हो सकती है आपको। तो ये आप देख रहे हो कि मैंने कोई ऐसी टेक्निकल हैकिंग नहीं बताई अभी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये वो तरीके हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, पर इसी से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वही है, क्रिमिनल आपका फ़ोन हैक नहीं करता है। लोग सोचते हैं मेरा फ़ोन हैक हो गया है, वो सिंपल फीचर्स का मिसयूज़ करके इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है या
हैकिंग होती है, जो मैं कह रहा हूँ दूसरे तरह के केसेस कि आपकी कंपनी पर अटैक हुए या कोई बड़ा अटैक हुआ है, आपको हैक करके क्या कर लेगा? हाँ, मतलब वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हो सकता है हैक, VIPs लोग हैं, उनके टारगेट होते हैं, बट हम और आप के लिए वो पेगासस तो यूज़ करेगा नहीं, हम और आपके लिए कोई वैसा जीरो सही क्लिक बात मेलवेयर तो खरीदेगा नहीं। हमारे लिए जो बचना है, हमें इन्हीं चीज़ों से इन्हीं बचना। चीज़ों से बचना। सो मेरे ख्याल से हम यदि ये भी पहुंचा दिए तो काफ़ी हद तक लोग सेफ हो जाएंगे। पैसा नहीं निकलेगा कम से कम, कि पैसा निकलने का मेन कारण है OTP निकल जाना। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये कभी नहीं बोलता कि डोंट शेयर OTP, मैं बताता हूँ कि ऐसे शेयर ये काम मत करो। हाँ, ऐसे होता है। ठीक है, आगे सर। तो उसके बाद और क्या है, उसके बाद है कि आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऐप के थ्रू OTP निकलता है। अच्छा, जैसे कुछ तो ऐप ऐसी हैं जो स्क्रीन शेयरिंग वेल नोन ऐप है, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, वो सोशल इंजीनियरिंग करके हाँ, वो आपको किसी मिरर बहाने बना देते हाँ, आपके बहाने से वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा देगा, और उसके बाद आपको लगेगा कि तो हेल्प कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट से कॉल आया है, क्विक सपोर्ट कुछ रेलेवेंट ऐप है। अब हो सकता है आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स किसी को नहीं पता है और वो गलती से कर दे इंस्टॉल, तो उसकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, स्क्रीन शेयर होगी तो OTP उसको दिख जाएगा, खेल खत्म हो गया भाई। तो सारा खेल जो है वो OTP का है। हाँ, और OTP निकलेगा कैसे कैसे, ये इतने तरीके हैं कि कोई एक सेट तरीका होता, और मैं कह रहा हूँ इवॉल्व है। अभी तो AI आ गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाएंगी। अब मान लो आज गवर्नमेंट निर्णय ले ले कि जो भी चाइनीज़ सिम कार्ड हैं वो हमें रिप्लेस करना, या सबसे कहे भाई eSIM पे चले जाओ, तो क्रिमिनल के लिए वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। वो आपको गवर्नमेंट बॉडीज़ को इम्पर्सोनेट करके कॉल करना शुरू कर देंगे। तो आपको तो पता ही है सर कि वो अभी देखो अब बोला है और सर करना ही है। अब तो करना ही है सर, तो वो अब आप उस गलती में फंस जाओगे। जब कोविड आया तो लोग कोविड को यूज़ करके लोगों को सेकंड वैक्सीनेशन का बुकिंग करा लो। तो जो बचे हुए 3-4 तरीके हैं वो भी इसी तरीके के हैं सर, कि कुल इसी मिला तरीके के हैं, और मैं 2-3 तरीके बताता इसलिए नहीं हूँ कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि वो बहुत एक्सट्रीमली मिसयूज़ हो जाएंगे, पर 12 हैं। और जॉमली जब मैं पुलिस को ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं 12 ही बताता हूँ, लेकिन पब्लिक के लिए है कि पब्लिक में क्रिमिनल भी है। पर मैं एक पैटर्न आपको बता दिया कि होने क्या वाला है, और उस पैटर्न के थ्रू ही आपका OTP निकलेगा। और इन सबसे बचने का जो एक आपने तरीका बताया वो ये बताया, फ़ोन साथ में रखिए, व्हाट्सएप पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो हर एक अकाउंट का होना चाहिए, कर लीजिए। और तीसरी चीज़ जो आपने बड़ी चीज़ बताई वो ये बताई कि भाई ठीक है, अगर कोई अचानक कॉल मर्ज करने के लिए कुछ भी अगर वो ऐसा कह रहा है जो एबनॉर्मल लगे आपको, तो उस पर अपने आँख कान नाक खुले रहिए, सावधानी ही बचाव है, मोटी बात ये है। हाँ, देखिए ये जो आप मुझे बोल रहे हो ना, मैं इस तरीके से कभी बताता ही नहीं कि ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए। मैं कभी डोंट्स नहीं बताता। आप लोग का है कि हम समरी दे दें तो शायद अब ये इन्फॉर्मेशन ज़ीरो हो गई, किसी को याद नहीं रहने वाली है। जैसे हम 4 पॉइंट बना के देना चाहते हैं, ऐसे में आपका दिमाग ऐसा रिएक्ट नहीं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको डोंट डू दिस, आपका दिमाग डोंट परसीव ही नहीं करता। हाँ, जैसे मैं आपको बोलूँ कि शुभम जी अगले सेकंड हाथी के बारे में मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, तो आप ऐसा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप डोंट्स परसीव ही नहीं करते, आप सिर्फ डूज परसीव करते हो। हम बच्चों को भी कहते हैं डोंट डू दिस, तो बच्चे वो और करने लगते हैं जो नहीं करना है, जो नहीं करने। आप डोंट कर रहे हो, आप डूज के बारे में बता रहे हो, आपको सिर्फ डूज बताने। तो ये एक चीज़ इसलिए क्योंकि डोंट डू दिस कभी वर्क नहीं करेगा, मेरी अपनी लर्निंग है। बिल्कुल। सेकेंड, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताऊं क्यों नहीं करेगा। एक चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी के 35,000 रुपये निकल गए OLX फ्रॉड में। वो सोफ़ा बेच रही थी, उनको एक आर्मी वाले का मैसेज आया कि सोफ़ा तो बड़ा अच्छा है एंड आई वुड लाइक टू परचेज दिस, मैं आपकी सिटी में आया हूँ और तुरंत बुक कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ एडवांस दे देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ 10,000 रुपये आपको अभी एडवांस देता हूँ, और आपका 20,000 का सोफ़ा है, 10,000 मैं आपको कल दे दूँगा, तो 10 तो आप आज ले ही लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप आके देख लो। नहीं देखना कुछ नहीं, इतना अच्छा मैं आपको अभी तुरंत ले रहा हूँ, 10,000 आप ले लो। 10,000 के लिए आपको UPI यूज़ करते होगे, तो आपको मैं 10,000 के लिए फलाना UPI यूज़ करता हूँ, फ़ोनपे कर देता हूँ, पेटीएम कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, 10,000 तो आप ले लीजिए। तो 10,000 के लिए ये रहा आपका लिंक। आपने देखा उसने 10,000 10,000 10,000 10 बार बोला है, एक बार भी बोल सकता था। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की एक कमजोरी है कि हम जब कोई चीज़ रिपीट करते हैं ना, तो आपका दिमाग वहाँ अटक जाता है और बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो। जादूगर भी यही करते हैं, मेंटलिस्ट भी यही करते हैं, लेकिन वो जो रिपीटिशन जो जब तब कर रहे होते हैं वो भी इसलिए कर रहे होते हैं कि डिटैच हो जाए और वहाँ फोकस हो जाए। तो वो 10,000 उसने किया, उन्होंने लिंक क्लिक किया, उनके 10,000 निकल गए। शी कॉल्ड बैक, यार यू वर सपोज टू गिव मी 10,000, आई लॉस्ट 10,000, क्या कर रहे हो यार, गुस्से में।
अब सामने वाला बिल्कुल कूल और काम होकर बात करेगा आपसे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हुई है कि जब आप शांत होकर किसी को बात करते हो तो वो आपके झूठ को भी सच मान लेता है, और जब आप गुस्से में बोलते हो तो आपके सच को भी झूठ बोलता है। तो वो बोलेगा अरे मैडम क्या पैसे निकल गए, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो अपोलोजेटिक, आई थिंक आई हैव क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, मैंने गलत लिंक क्रिएट कर दिया, मैं आपको कल अब कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर मेरे से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और सो सॉरी मैम एंड आई एम सो अपोलोजेटिक। एक काम करता है, मैं आपको 20,000 रुपये देता हूँ, 10,000 जो मैंने आपको गलती से ले लिए, 10,000 जो मुझे आपको देने ही थे, सो 20,000 रुपीज़ का लिंक भेजता हूँ मैं, 20,000 आप तुरंत दे लीजिए प्लीज़, और सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, फोकस सॉरी पे हुआ, 20,000 का लिंक आया, 20,000 चले गए। अब कॉल किया उन्होंने कि भाई क्या कर रहे हो यार, आई लॉस्ट 30,000, फिर आपने गलत लिंक क्रिएट कर दिया। अब उसके पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, ओ मैम माई किड वॉज नॉट वेल एंड शी वॉज क्राइंग एंड अगेन डॉट डिस्टर्ब्ड, और मैंने फिर से गलत लिंक क्रिएट कर दिया, मैं सो मतलब आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट माई सेल्फ। मैं एक काम करता हूँ, आपको ना पूरा पेमेंट कर देता हूँ, आपका 20,000 का सोफ़ा है, 30,000 मैंने आपसे ले लिया है, 50,000 का मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, 50,000 आप प्लीज़ ले लीजिए, और कल मैं आपसे मिलता हूँ और मैं हमसे पर्सनली सॉरी बोलूँगा आपको, और ये रहा 50,000 का लिंक, 50,000 ले लीजिए। तो 50,000 50,000 50,000 5 बार बोला और 50,000 चले गए। आपको रियलाइज़ ही नहीं होता, जब आपको रियलाइज़ होता है जब लाख 1.5 लाख निकल जाते हैं कि 20,000 के सोफ़े के लिए आप कर क्या रहे हो। एक बेसिक फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल है, और वो आपसे इग्नोर हो रहा है। यदि आप वो पकड़ गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके साथ 70% साइबर क्राइम नहीं होगा ही नहीं। इतनी सी चीज़ें जो आपसे इग्नोर हो रही है। हम फिर से कहानी सुनिए। लिंक क्लिक करना, बस यही नहीं बताना किसी को कि डोंट क्लिक लिंक और डोंट, यही बता रहा हूँ मैं। ये कहानी मैं इस लेके आया आपको इस कहानी पे क्योंकि वो आपने समराइज करने की कोशिश की। हाँ। मैं फैला के बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कहानी में डूबो और आपका दिमाग अपने आप ट्रेंड हो जाएगा, आपके 6 सेंसेस अपने आप डेवलप हो जाएंगे। मैं आपको एक पॉइंट याद रखने के लिए बोल ही नहीं रहा, मैं आपको इंटेलेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि वो पॉइंट आज वैलिड है, कल नहीं होगा। राइट। मैं आपको अभी बताता हूँ फिर से। इसमें क्या गलती हुई कि जब आपके अकाउंट में पैसा आना है तो फाइनेंशियल सिस्टम कहता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ तब करना है जब आपको पैसे देने हैं। मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए अभी भेज सकता हूं क्योंकि मुझे आपका मोबाइल नंबर पता है, यूपीआई अलाउ करता है मुझे आपसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखना 70% जो साइबर क्राइम है क्या है कि पैसा आ रहा था। अरे सर उनका कॉल आया कि वो आपके पिताजी ने कहा है कि रेंट ट्रांसफ़र करें, तो उन्होंने लिंक भेजा, हमने क्लिक किया, हमारे पैसे निकल गए। अरे भैया पैसा आ रहा था, तो उसमें आप तुम खुद क्यों कुछ क्लिक कर रहे थे? अरे साहब उन्होंने कहा डिविडेंड आ जाएगा, साहब उन्होंने कहा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, हमने कर लिया। अरे भैया पैसा आ रहा था, तुम खुद क्यों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे थे? अरे साहब वो कह रहे थे कि वो पैसा आ रहा है, वो एक नंबर आएगा बता दो, तो हमने बता दिया। अरे भैया पैसा आ रहा था। तो आप यदि आपको पैसा आने का कॉल आया है तो आपने फ़ोन दूर रख देना कि भाई साहब डाल दो, आपको तो सब पता ही, आप तो देव हो। तो फिर जब इतनी सारी चीज़ें पता है तो बैंक अकाउंट भी पता है, आप डाल दो उसमें, मेरे से क्या एक्शन करवा रहे हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया, रेड एफएम पे मेरा शो आता है हिडन फाइल्स करके, तो मैंने आरजे रौनक को बिठाया, उसको लिंक भेजा, उसके 200 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। वीडियो पे मैंने दिखाया कि देखो उसने लिंक क्लिक किया, उसके पैसे मेरे पास आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पैसे लाने के लिए कुछ नहीं करना है। तो OLX फ्रॉड से बचें, ऐसा ना करें। और वो वीडियो मैंने हर जगह शेयर किया, वायरल करने की कोशिश की कि भाई वो जजेस को, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स सबको भेजा। अगले हफ्ते मेरी सोसाइटी से एक बंदे का फ़ोन आया जो एक IT कंपनी का CEO है। अमित जी बताइए सर 45,000 चले गए। मैंने कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा यार कमाल करते हो, तुम्हें मैंने वीडियो बना के भेजा था। बोला मैंने देखा, आपका पूरा वीडियो देखा। मैंने कहा पैसे कैसे गए? अरे बोले जो तुमने कहा था मैंने वही किया। मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। तो मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले यार उसने QR कोड भेजा था। तो वो स्कैन कर लिया। आप समझे मैंने क्यों नहीं कहा कि लिंक क्लिक नहीं करना? आज लिंक है, कल QR कोड होगा, परसों कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। आपने यही तो नहीं अटक जाना है कि बस ये नहीं करना है। जिसको मैंने समझा दिया कि लिंक क्लिक नहीं करना, वो भी गलती कर गया ना, क्योंकि वहीं रुक गया वो कि लिंक क्लिक तो नहीं करना पर QR कोड तो कर सकते हैं। अभी मैं आपको OTP चुराने का तरीका बताऊंगा जो एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ हुआ, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, क्योंकि वहीं अटका हुआ है दिमाग की OTP ऐसे दिया जाता है ऐसे, पर मैं जैसे निकाल रहा हूँ वो नहीं पता ना, तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके इसलिए बताया कि आप
आपकी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम कहानियाँ पहुँचा दें, लोग अपने आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। जो आपने पंचतंत्र सीखा है ना, पंचतंत्र का पर्पज़ ये था। पंचतंत्र में कभी नहीं बोला कि ये कीजिए, वो कीजिए, दान दीजिए, क्षमा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक कहानी है, उसमें भी जानवर हैं और बच्चे सीख जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम सब इंटेलिजेंट हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तो हम खुद डिसाइड कर लेंगे। अमित जी, एक चीज़ आप बताइए कि जब जैसे अभी तेज़ी से नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वो गिवली इमेज, हाँ जी बहुत सारी चली। बिल्कुल। ऐसे कोई नए नए ट्रेंड आते हैं फेसबुक पे, हम देखते हैं कि रोज़ कि आप भी ट्राई कीजिए कि आप जब 10 साल बाद 20 साल बाद कैसे दिखेंगे या 15 साल पहले कैसे दिखेंगे। बहुत तरीके के ऐसे टूल्स चलते हैं। ये भी हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए किसी तरीके का थ्रेड है? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मैं आपके संग ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ, मैं आपको नुकसान पहुँचा सकता हूँ। तो ये थ्रेट मानते हैं आप इसको? बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, होता क्या, और करके आप पब्लिक को और बता रहे हैं तो कल के दिन पूरी दुनिया को भी पता है। सो जैसे कि ख़ास तौर से बच्चों की इमेजेस, अभी एक केस आया जिसमें एक बच्चे की इमेज को एक्स्ट्रापोलेट करके 7-8 साल बड़ा दिखाया उसको। 10 साल का बच्चा, उसको टीनेज दिखा दिया और उसको ऐसी पोजीशन में दिखाया, उसको कुछ लड़का था लड़की के कपड़े में दिखा दिया। वो ऑफेंड हो गया और चूँकि बच्चा था तो चलो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन आप देखिए कि कई बार लोग इसको इतना सीरियसली ले लेंगे और वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। हो सकता है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए। ये सब होगा क्योंकि आपने खुद इतनी वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट कर ली अपने अराउंड कि आप आइए और मुझे नुकसान पहुंचाइए। यूके के अंदर आप किसी बच्चे की फ़ोटो खींच के पब्लिक पोस्ट नहीं कर सकते। आप खींच ही नहीं सकते, आप किसी दूसरे के बच्चे की फ़ोटो नहीं खींच सकते। मैं एक फेलोशिप प्रोग्राम में वहाँ था, मेरे संग कुछ IPS ऑफिसर्स थे और कुछ आर्मी के लोग थे। तो हम लोग डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो हम लोग म्यूज़ियम देखने गए, तो वहाँ पर हम लोग फ़ोटो ले रहे थे। तो कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। तो जब हमने फ़ोटो लिया, अब सामने 2 लोग खड़े हैं, अब कोई बच्चा आके खड़ा हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया, हमने खींच ली। जैसे ही हम वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लगे, 3-4 गार्ड दौड़ते हुए हमारे पास आए, फ़ोन दीजिए अपना। सर क्या हुआ? आपने बच्चे की फ़ोटो खींची? मैं नहीं ना, खींचिए, दिखाइए। मैंने फ़ोन दिखाया, उसने स्क्रॉल की तो उसमें थी, उसमें बच्चा आ गया था। बोले इसको डिलीट कीजिए। और वो CCTV पे मॉनिटर करके देख रहे हैं कि बच्चे की फ़ोटो इतना कॉन्शियस। और ये बात कर रहा हूँ मैं 2017 की। और हमारे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, अपने ही बच्चे की खुद ही फ़ोटो डाल रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। पहले तो मैं हमेशा, अब इस पे बात की तो मैं 2 सेटिंग फेसबुक की भी बताऊंगा। 2 सेटिंग कर लो। एक कंप्लेन आती लोगों के साथ, मेरा फेसबुक क्लोन हो गया, किसी ने मेरी प्रोफाइल पिक्चर निकाली और नया प्रोफाइल बना के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उनसे पैसे मांग रहे हैं या उनके फ़ोन हैक कर रहे हैं। ये होता है, आपका भरोसा जीत कर किसी आपके दोस्त को लूट लिया। 2 सेटिंग है, कर लो, आपका फेसबुक कभी कोई क्लोन करेगा ही नहीं। बता दीजिए सर। पहली चीज़, कोई आपका फेसबुक क्लोन क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है, आपका भरोसा जीत कर, आपकी क्रेडिबिलिटी यूज़ करके। आपके दोस्त कौन है उसको कैसे पता है? क्योंकि आपने फ्रेंड लिस्ट पब्लिक कर रखी है। मैं आपका फेसबुक प्रोफाइल खोलूं और फ्रेंड लिस्ट देख सकता हूं कौन कौन है आपके दोस्त। तो पहली सेटिंग करनी है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट ओनली मी होनी चाहिए। सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी के अंदर वहाँ एक ऑप्शन आएगा, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। 4 ऑप्शन आएंगे, सारी दुनिया देख ले, दोस्त देख लें, इन बदमाश दोस्तों के अलावा सब देख लें, सिर्फ मैं देख लूँ, सिर्फ मैं। ठीक है, किसी को भी नहीं दिखाना। आप किसी दूसरे प्रोफाइल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो वाकई वही बंदा है जो वो है, दिख रहा है। सो ओनली मी कर लिया, आपकी फ्रेंड लिस्ट हो गई पब्लिक। आप किसी को भी आपके प्रोफाइल को देख के नहीं पता लगेगा कि आपका दोस्त कौन है। एक और तरीका है, जब आप पोस्ट कर रहे हो कोई चीज़ और वो पोस्ट आपने पब्लिक कर दी, यदि आप पब्लिक पोस्ट करेंगे तो उसको जो लाइक कमेंट करेगा उसको देखकर भी लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपके दोस्त हैं। आपने पोस्ट की थी, 100 लोगों ने लाइक कर दिया, वो 100 तो निकल गए ना आपके दोस्त, वो तो पब्लिक पोस्ट पे दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, अपनी पोस्ट की विजिबिलिटी ओनली फ्रेंड्स कर देनी। हु कैन सी माई पोस्ट? ओनली फ्रेंड्स। आपका फेसबुक यदि फैमिली और फ्रेंड्स के लिए है तो फिर उसकी एक्सेस सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स को होना चाहिए, क्रिमिनल्स को नहीं। फिर पब्लिक क्यों किए जा रहे हो आप? और यदि आप सेलिब्रिटी हो तो फिर आप अपनी फैमिली को एक्सपोज नहीं करोगे, अपने फ्रेंड्स को एक्सपोज नहीं करोगे कि कौन आपके कितना क्लोज है,
किससे आप बात करते हो, फिर वो प्रोफाइल ही अलग बना दोगे आप, फिर आप वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बनाओ या फेसबुक पेज बना दिया आपने। पर जो प्रोफाइल है फेसबुक, उसका पर्पज़ दूसरा है। उसका पर्पज़ है कि अपनी एक छोटे ग्रुप में आप लोगों को अपनी चीज़ें शेयर कर सको। एक और मुद्दा बड़ा गर्म है अमित जी, जिस पर मैं ज़रूर आपकी टिप्पणी चाहूँगा, प्रकाश चाहूँगा, कोई कहानी चाहूँगा। आपसे बात करने में ये समझ आया कि चीज़ें कहानी में बताना आपको पसंद है। ये हम देखते हैं कि किसी ने वीडियो बनाकर भेज दिया और वो वीडियो थोड़ा बल्गर वीडियो था, लोगों ने उसको क्लिक कर दिया, वो डिजिटल अरेस्ट हो गए। कैसे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? क्या चूक हो जाती है? कैसे बचा जाए? देखिए, डिजिटल अरेस्ट का चूँकि आपने नाम लिया वो तो बिल्कुल अलग है, कैटेगरी ही क्राइम ही अलग है वो। बाकी ये जो वीडियो वाले हैं, सेक्सटॉर्शन उसको हम बोलते हैं, कि आपका या तो आपको कोई कॉल आ जाए, वीडियो कॉल आ गई अचानक से और प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है कोई लड़की या कोई वेल नोन, और आपने उस चक्कर में उसको ओके कर दिया। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, सामने आपको एक लड़की दिखाई देगी जो कपड़े उतारना शुरू कर देगी। अब आपने 3-4 सेकंड उसको देख लिया कि यार ये है कौन, क्या हो रहा है मेरे संग, उसके बाद आपने काट दिया। वो 3-4 सेकंड का आप उसको देखते हुए का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेगी और उसको रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट का वीडियो बना देगी। उसके बाद वो आपको भेजा जाएगा कि अच्छा बन गया है, अब ये वायरल कर दें। फिर आप पैसे देना शुरू कर दे, तो जैसे आप पैसे देते हो वो सिलसिला कभी रुकता नहीं है। इस चीज़ को बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। अब ये तो चलो आपने देखा, पर अब तो ये आई है, मैं तो आपको क्रिएट कर दूंगा ऐसा वीडियो जिसमें आप पता नहीं क्या कर रहे हो। ये तो सिर्फ छोटा सा गलती मानूंगा मैं, पर इससे बड़ा चीज़ कर सकता हूँ। वो हो रहा है, लोगों को आ गया वीडियो बन के। अब किसी सीनियर सिटीजन को आ जाए, वो तो घबरा जाता है, वो कहता है मैं क्या करूँ। क्योंकि यदि ऐसा कोई वीडियो बाहर आता है तो जो पहला रिएक्शन पब्लिक का होता है कि सही है, कोई नहीं कहता कि ये गलत हो सकता है। अब आप कितना चिल्लाते रहो, क्योंकि लोगों ने सही वाले भी डीप फेक बता के झुठला दिए। तो अभी क्या होता है कि डीप फेक वाले भी लोग सही मान लेते हैं। सवाल ये हो गया है। तो वो एक केस हुआ, जैसे क्योंकि आपने कहानी पूछी है, तो एक इंडिया के काफ़ी रिच हैं, टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में ही होंगे या 20 में, उनका मुझे फ़ोन आया, बोलते हैं यार हेल्प चाहिए आपकी। तो तय हुआ कि रात में हम कनॉट प्लेस में मिलेंगे। वो अपनी गाड़ी लेके आए, खुद ड्राइव कर रहे थे, कनॉट प्लेस की सर्किल पे चक्कर लगा रहे थे। तो मैं एक जगह जहाँ तय हुआ था वहाँ खड़ा हुआ था, उन्होंने गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी में बैठ गया। फिर उन्हें क्या हुआ सर? बोले यार एक अजीब सी प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ की कोई नेकेड पिक्चर्स मुझे भेज रहा है पिछले 4-6 महीने से, और ब्लैकमेल कर रहा है कि पैसे दो वरना वायरल कर दूंगा। तो मैंने कहा सर किस नंबर से भेज रहा है? बोला +44 नंबर है, कोई यूके का नंबर। तो मैंने देखा तो सुपरफिशियल लगा, ये तो वर्चुअल नंबर है। मैंने कहा नहीं यूके नहीं, यहीं बैठा है बंदा। तो बोले क्या करें? तो मैंने कहा पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते? बोले पुलिस में करेंगे, कल के दिन न्यूज़ बन जाएगी और मेरा शेयर वैल्यू हिल जाएगी। तो मैं तो नहीं कर सकता बोले पुलिस कंप्लेन, और मैं तो ये पब्लिक बिल्कुल नहीं चाहता कि हो। अब किसी तरह उसको पकड़ लो। तो मैं फ़ोटो देख सकता हूँ? हाँ देख लीजिए। तो उन्होंने फ़ोन दिखाया, मैं फ़ोटो देखने लगा। तो उसमें 11 फ़ोटोज़ थी, करीब 11-12। तो मैंने कहा सर ये रियल है कि मॉर्फ है? बोले मॉर्फ है। अब देखिए मॉर्फ पिक्चर्स है और वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, आप उसकी जगह हो क्या करोगे? क्योंकि आप पब्लिक में दी आई कोई चीज़ तो उसके बाद पब्लिक डिसाइड करती है ना कि आप मॉर्फ है या नहीं है, गुनाहगार हो कि सही हो। आपके हाथ में फिर कुछ होता नहीं है। तो जब मैं बार बार देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि इस फेस कहीं से लिया गया और बॉडी कहीं से ली गई। मैंने कहा अभी फेस कहाँ से लिया गया? बोले उनकी इंस्टा या फेसबुक से लिया गया होगा। मैंने कहा वो वहाँ से ढूंढते हैं। तो मैंने क्या देखा, वो पिक्चर मैच करानी शुरू की, तो हमें वो 11 पिक्चर्स मिल गई, उनकी आईडीज़ लिख लिया मैंने जहाँ से फेस लिया गया था। आइडिया लग गया कि ये, और उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद मैंने उनको डिटेल दे दी। मैंने कहा साहब ये क्रिमिनल है, यहाँ से कन्फर्म यही बंदा है, और आप चाहो तो मैं पुलिस भेज के अरेस्ट भी करवा देता हूँ, क्योंकि यदि बंदा आपकी वाइफ के संग कर रहा है तो किसी और के संग भी कर रहा होगा। एक बार फ़ोन जांच में आया तो 50 चीज़ें मिलेंगी उसके फ़ोन में। तो फिर यही हुआ, एक कंप्लेंट के थ्रू पुलिस गई, क्योंकि विमेन और लेडीज़ को ये राइट है कि वो एनोनिमस कंप्लेंट भी कर सकती हैं। www.cybercrime.gov.in पर आप जाइए, आप अपनी पहचान छुपा के भी कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर एक्शन होगा। रादर विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम पर सबसे ज़्यादा एक्शन होता है,
100 मतलब जो प्रायोरिटी बहुत हाई होती है। और 1090 है ना जो यूपी हाँ, का हेल्पलाइन बिल्कुल। 1090। तो एक बार मैं इनकी ट्रेनिंग लेने के लिए गया, उस समय अंजू गुप्ता जी थी ADG 1090 की। तो उन्होंने मुझे पूरा रिव्यू कराया, ऑडिट कराया कि देखिए ये इतनी कंप्लेन आती हैं, इस तरह की कंप्लेन आती हैं वुमन की, बच्चों की आ रही हैं, ऐसे करके। जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी और मैं इसलिए मैं इंडोर्स कर रहा हूँ सामने ओपनली, कि मैं तो देखा और 99% केसेस सॉल्व थे। ओके। और इस पर दुनिया को वाही करनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्पलाइन इतनी पावरफुल है। पावरफुल है। अब सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखिए, अब तक हमने जितना भी डिस्कशन किया उस डिस्कशन में ये था कि ये करिए, ये मत कीजिए, किस तरीके के अभी फ्रॉड चल रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है या उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। अब मान लीजिए कि किसी के साथ फ्रॉड हो गया, अब सब तो मेरी तरह नहीं है कि जो अमित जी को जानते हैं, अमित जी को फ़ोन कर लिया, अमित जी ने उनकी मदद कर ली। हाँ जी। सब बिजनेसमैन नहीं है कि जो CP पहुंच गए और आपको ले गए। क्या करें हेल्पलाइन पे? क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट मैंने भी बहुत सारे लोगों से मिला कि सर हेल्पलाइन पे भी कर दिया, और फेसबुक पर भी वो जो डाला जाता है, क्लेम किया जाता है, रिपोर्ट की जाता है, वो भी कर दिया, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। क्या करा जाए उस स्थिति में? तो मैं क्लियर सोल्यूशन देता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड की पहले बात करते हैं, फिर मैं बाकी Obviously. करेंगे। यदि आप किसी के संग फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है तो सबसे पहला जो काम करना है 1930 पर कॉल करना है। 1930 गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है, 24/7 ओपन है, पैन इंडिया ऑपरेट होता है। आपने बता देना तुरंत, और जितनी जल्दी बताएंगे, क्योंकि पहले 1 घंटे 2 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं। यदि आप 2 घंटे 3 घंटे के बाद 1930 पर कॉल करेंगे तो शायद वो आपकी कॉल भी सीरियसली ना लें, क्योंकि उनको पता है अब तो पैसा निकल गया भाई, अब 2 दिन बाद आप बता रहे हो, कंप्लेन आपकी तब भी हो जाएगी, पर फ़ायदा आपको नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा जब आप जल्दी से जल्दी पहले इसलिए कह रहा हूँ, तुरंत 1930 कॉल करके ट्रांजेक्शन ID दे दें कि साहब ये पैसा निकला है, फ्रॉडलेंटली निकला है, इसको आप फ्रीज़ करा दो। उनके पास पावर है कि वो किसी भी अकाउंट को फ्रीज़ कर सकते हैं। जिस अकाउंट में भी पैसा गया है, यदि वहाँ फ्रीज़ हो गया तो आपका पैसा अपने आप वापस आ जाएगा, आपने कुछ करने नहीं है। ओके। क्योंकि जैसे ही आपने बैंक में डिस्प्यूट रेज करेंगे कि साहब ये फ्रॉडलेंट एक बैंक में मिल गई, वो जिस अकाउंट में फ्रीज़ हुआ है वो बैंक बंदे को नोटिस भेजेगा कि भाई इस पर तो डिस्प्यूट रेज हो गया, आके क्लियरिफिकेशन दो। वो आएगा ही नहीं, और पैसा वापस आ जाएगा। पैसा 21 दिन के बाद अपने आप वापस आ जाएगा। सो 1930 एक आपके पास हेल्प संकट मोचक नंबर है। इसके अलावा क्या क्या करना है, क्योंकि यदि आप लेट हो गए या थोड़ा सा, तो 1930 के अलावा आपने अपने बैंक को 3 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देना है। RBI की क्लियर गाइडलाइन है कि यदि आप 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म करते हो तो बैंक इज़ लाइबल टू पे यू 100% मनी। 7 दिन के अंदर करते हो तो 50%, 21 दिन के अंदर करते हो या 15 दिन के अंदर तो शायद 25%, ऐसा कुछ है। तो वो जितनी जल्दी करेंगे वो भी एक फ़ायदा है। तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर दें कि भाई मेरे अकाउंट से फ्रॉडलेंटली पैसे निकले गए हैं, इसको तुरंत इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, रिटर्न माई मनी बैक एज पर RBI गाइडलाइन। दैट्स इट। इतनी सी मेल कर दो, उसकी आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि मैंने 2 घंटे में कर दी थी, 5 घंटे में कर दी थी, विदिन 3 डेज़ कर दिया था। उसके बाद बैंक मान लो जवाब नहीं देता तो आप RBI ओम्बड्समैन में चले जाएं, वहाँ बैंक की कंप्लेन कर दें, वो जवाब होता है और निपटारा होता है। तीसरा, अब ऐसी सिचुएशन आती है जो मैं आप लोगों ने भी फेस की होगी कि आपने 3 दिन के अंदर कंप्लेन कर दी, आप बैंक कह रहा है कि नहीं साहब नॉर्मली कंप्लेन किया आपने, तो बैंक कहता है कि आप एक काम कीजिए, एक पुलिस में भी कंप्लेन कीजिए। कहता हाँ साहब पुलिस की कॉपी वो भी दे दीजिए। अब आप एक काम कीजिए, www.cybercrime.gov.in पर भी कर दीजिए, आपने वो भी कर दिया, ठीक है। अब आप ये भी 2-3 और में काम बताए। 1 हफ्ते के बाद बैंक आपको एक ईमेल करता है कि वी हैव इन्वेस्टिगेटेड योर केस एंड वी फाउंड इट वॉज योर मिस्टेक, सो वी आर नॉट लाइबल टू पे यू एनीथिंग, थैंक यू सो मच, लव यू, कीप बैंकिंग विद अस। ये एक स्टैंडर्ड मेल आ जाती है कि भाई साहब गलती आपकी थी, तो हम तो कुछ देंगे नहीं, क्योंकि RBI की गाइडलाइन में वो कैच है कि जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी, पर गलती तो विक्टिम की होती है और उसका फ़ायदा बैंक उठाता है। बैंक को डे 1 को पता होता है कि विक्टिम की गलती है, तो फिर 1 हफ्ते क्या कर रहा था भाई, उसको बेचारे को यहाँ दौड़ाना वो दौड़ाना क्या था। सही बात है। दूसरी बात, जो बैंक को करना चाहिए था वो तो उसने किया ही नहीं। बैंक विक्टिम को तो दौड़ा रहा है, खुद नहीं दौड़ रहा है। खुद को क्या दौड़ना था कि भैया जिस अकाउंट में पैसा गया उससे डिस्प्यूट रेज कर, रुकवा उसको, आपकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पैसा आपका है। उन्होंने कहा गलती इसकी, अब तो हमें क्या टेंशन, जाने दो पैसा। बैंक खुद कोई पेन ही नहीं लेता उस पैसे का।
तो अभी एक 7-8 डिजिटल अरेस्ट के केसेस के विक्टिम आए और हम लोगों ने डिस्कशन किया, और मैं इसी बात पर अब बैंकों के ऊपर केस भी करना चाहता हूँ कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तो सेट करनी होगी। इन्होंने बैंक को बता दिया 2:35 में दोपहर में कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, और 3:45 तक 40 लाख और निकल गए। करे यार, और ये रिकॉर्डेड है, स्टेटमेंट दिख रहा है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक क्या जवाब दे रहा है कोर्ट को कि साहब उसमें इतना टाइम लगता है। टाइम लगता है मतलब ये कोई रीज़न हो सकता है कि टाइम लगता है? तो फिर बताना ही क्यों था? फिर आप मुझे बताते कि भाई साहब जब आप बताओगे तो 5 दिन बाद हमारा एक्शन होगा। ऐसा तो कोई कानून आपने बनाया नहीं बनाया। सो इस तरह के सुपरफिशियल काइंड ऑफ रीजंस दिए जाते हैं। जिस बंदे ने पैसा ट्रांसफ़र किया उसने अकाउंट में किया, उसने कैश तो दिया नहीं है, और जब अकाउंट में पैसा गया तो किसी बैंक में गया है। अब वो बैंक कहता है कि हमें नहीं पता। मुझे पता है कि वो क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि पैसा एनोनिमाइज हो जाता है। वो क्रिमिनल जो म्यूल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वो ऐसे लोगों के नाम पर होते हैं जिनको पता नहीं था कि उनका अकाउंट है। तो आप उनके KYC जिसके नाम पर उसको तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो पैसा वैसे भी नहीं है। जो बंदा ऑपरेट कर रहा था वो हिडन है, छुपा हुआ है, और वो उस अकाउंट से या तो क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा, या गेमिंग करेंसी खरीदेगा, या गिफ्ट कार्ड खरीद लेगा, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड और ये सब, और वो पैसा बाहर चला जाएगा। वो गिफ्ट कार्ड आप कहीं भी भेज दो टेलीग्राम पे, वो वहाँ यूज़ हो जाएगा। सही बात। तो ये जो तरीके से ऐसे, लेकिन पॉइंट इज़ दिस कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक को देनी पड़ेगी। यहाँ पे सर एक थोड़ा सा तीखा सवाल ये है कि आज तक हम लोग इतने साल हो गए और हम सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश और तमाम चीज़ें देख पाए, आज तक सर हम स्पैम कॉल तो रोक नहीं पाए। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी बार गाइडलाइंस और कितनी बार चर्चा हो गई, और टेलीकॉम कंपनियों उस पर पेनल्टी लगाने तक की बात हो गई। ऐसे समय में जब हम इस स्थिति में हैं कि स्पैम कॉल नहीं रोक पाए हैं, तो डिजिटल अरेस्ट के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए हम कितना तैयार हैं? अब ये देखिए, डिजिटल अरेस्ट इतनी बड़ी चीज़ बन गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में बोलना पड़ा। इसका मतलब है कि नेशनल लेवल इशू है। डिजिटल अरेस्ट के जितने विक्टिम्स मैं बात कर रहा हूँ उसके हर किसी का 2.5 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख से ऊपर ही अमाउंट था, उससे नीचे किसी का नहीं है, क्योंकि आप अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दे देते हो। और डिजिटल अरेस्ट जैसे अभी और मामले होंगे, क्योंकि AI आ गया है, तो अभी तो बहुत आसान हो गया लोगों को भ्रमित करना, तो इसको रोकना और मुश्किल हो जाएगा। आपको IVR कॉल आई है कि आपका फेडेक्स कुरियर फंसा हुआ है और 9 दवाइए और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की है? आई आपको? नहीं, मुझे अभी नहीं आई सर। आपको आई है? उनको आई है। आप 10 लोगों में पूछोगे तो 4 को तो आई होंगी। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 30-40 करोड़ लोगों को तो कॉल आई है। 40 करोड़ लोगों को 10 बार आई होगी, एक बार भी नहीं, पर एक बार वो आती रहती है। 400 करोड़ कॉल करने के लिए पैसा चाहिए ना, करोड़ों रुपए चाहिए, 5-6 करोड़ रुपए। वो पैसा लगा रहा है ना, कोई तो लगा ही रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ क्राइम कि एक बंदा बैठ के कर रहा है, ये पूरा नेक्सस है, ऑर्गेनाइज्ड है। और उसके बाद इतना पैसा है कि वो पैसा लगाने से परहेज नहीं करते। कहते क्या चाहिए आपको? आईफोन, ये लो 500 आईफोन। क्या चाहिए आपको? सिम कार्ड, ये लो 20,000 सिम कार्ड। हर हफ्ते बदलना। अच्छा, पुलिस पकड़ रही है, हर दिन बदलना। उनको मिल रहा है ना चीज़ें। आपने इंडियन सिम कार्ड बंद करने शुरू किया, पाकिस्तानी नंबर से कॉल आ रहे हैं लोगों को, फिर वो वियतनाम के नंबर से आ रहे हैं। तो ये तो बदलता रहेगा। जैसे आप कैसे उसको पूरी, क्योंकि साइबर क्राइम का कोई ज्यूरिडिक्शन बना ही नहीं सकते आप। ये तो क्रॉस बॉर्डर चीज़ है, ये तो कहीं से भी हो सकती है। आप यहाँ चीज़ें बैन करते रहो, लोग VPN इंस्टॉल करके यूज़ करते रहते हैं, तो आप रोक ही नहीं पा रहे हो ना। सॉल्यूशन क्या है सर? 3 सॉल्यूशन। पहला, कोई भी चीज़ जब हम सिक्योर करना चाहते हैं 3 लेवल पर काम करना होता है। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिसकी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट हो। जैसे हमारा जो DPTP बिल है, 7 साल से कोशिश कर रहे थे हम, 7 क्या, मेरे ख्याल से 10 ही साल से कर रहे थे। वो आज भी एग्जीक्यूशन में नहीं है। लास्ट ईयर पास हुआ, सब हुआ, लेकिन अभी भी एग्जीक्यूटेड नहीं है। हमारा डेटा हर एक के पास पड़ा हुआ है, हर कंट्री के पास। और मैंने आपसे कहा कि क्राइम हो ही इसलिए रहा क्योंकि हमारा डेटा बाहर है। क्योंकि इस दुनिया में 2 ही तरह के तो लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। हैक तो हम सब हो गए। अब आप एक वेबसाइट पर जाइए, haveibeenpwned.com, वहाँ पे अपना ईमेल ID डालिए और आपको बता देगी कि आप 15 बार हैक हो चुके हो, 17 बार, और आपका पासवर्ड कहाँ पड़ा हुआ है, आपका बैंक अकाउंट कहाँ पड़ा हुआ है, आपके डिटेल पर्सनल डिटेल्स कहाँ पड़े हुए हैं। और ये सबके संग हो चुका है।
आप किसी का भी देख लो, आप भी देख सकते हो मेरा। तो पहली चीज़ है कि हम जो लूज़ कर चुके हैं वो तो हम कर चुके हैं, आगे तो गाइडलाइन बना लें ताकि कल के दिन हम पासवर्ड बदल लें तो वो भी ना जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर इस मोमेंट पे आई सजेस्ट एन ऐप जो आपको इस तरह के फ्रॉड से काफ़ी हद तक बचा सकता है। ये प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है, मोबी आर्मर करके। मोबी आर्मर, MOBIARMOUR। इस ऐप में 6 से डिस्टिंक्ट फीचर हैं जो आपको इस तरह के क्राइम से बचा सकते हैं। पहला, QR कोड स्कैनर, सिक्योर QR कोड स्कैनर। आपने देखा होगा कि आजकल QR कोड हर जगह यूज़ हो रहा है। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज तो QR कोड, वाईफाई कनेक्शन तो QR कोड, बोर्डिंग पास तो QR कोड, एडवर्टीजमेंट तो QR कोड है, पेमेंट तो QR कोड है, होटल का मेन्यू कार्ड तो QR कोड, टिकट है मूवी का तो QR कोड। आप QR कोड से भरे हुए हो और आपको नहीं पता कौन सा QR कोड सेफ़ है कौन सा अनसेफ है, तो लोग लुट जाते हैं। अभी यूके में जो पार्किंग लॉट होता है ना, वहाँ पे QR कोड होता है, यू पे इन एडवांस एंड देन उतने घंटे के लिए आप पार्क कर सकते हो। किसी ने वो QR कोड बदल दिया, पैसा कहीं और चला गया, ज़्यादा पैसा चला गया कि उस QR कोड ज़्यादा प्री फिक्स्ड मनी मांगता है ना वो। तो बिहार में भी हुआ कि कोई वो रेडी वाला था उस, या जो ऐसी शॉप जिसमें QR कोड बाहर नहीं लगा देते हैं लोग, किसी ने वो बदल दिया। अब उसने वो सिस्टम लगा रखा था, इसमें मैसेज आता था कि 359 रुपये प्राप्त हुए, वो मैसेज भी आ रहा है 359 रुपये प्राप्त हुए। क्रिमिनल इतना स्मार्ट है क्योंकि मैसेज आता था, क्योंकि उसमें उसके नंबर पे SMS आ जाए ट्रांजेक्शन अलर्ट का तो मैसेज आ जाएगा। तो वो ट्रांजेक्शन अलर्ट का मैसेज आ रहा है उसके पास, वो फॉरवर्ड कर देता था उसको, तो प्ले कर देता था क्योंकि अभी पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, मैंने आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट भेजा, वो SMS देख के तो प्ले हो रहा है। तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि आपको पता ही नहीं होगा और आपके अकाउंट से पैसे निकले। तो इस ऐप के तो जब भी आपको डाउट हो कि ये वाईफाई कनेक्ट करूं या ना करूं, या ये QR कोड इसीलिए है कुछ और तो नहीं है, स्कैन कर लो इससे, ये सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, उसको रन करके आपको ग्रीन और रेड बता देगा कि ये सेफ़ है अनसेफ है, और यदि अनसेफ है तो क्यों अनसेफ है। भाई इसका कैमरा ऑन कर रहा था, मेरा माइक्रोफोन ऑन कर रहा था, कुछ इंस्टॉल कर रहा था, कर क्या रहा था। दूसरा जो सबसे ज़्यादा तरीका है जिससे लोग लुटते हैं वो है लिंक। आपको गूगल पर सर्च किया आपने कि मुझे तो हेलीकॉप्टर बुक करना है केदारनाथ में, पहली लिंक आई और बुक कर दिया, लुट गए। दिलजीत दोसांझ का शो था, लाखों लोग लुटे, गूगल पर सर्च किया टिकट और पे कर दिया। उड़ीसा में होटल बुक करना है, कुंभ में टेंट बुक करना है, अयोध्या में वो आश्रम बुक करना है, लुट रहे हैं ना लोग। गूगल पे आप सर्च करते हो, आपको नहीं पता ना कि सेफ एंड सेफ है, आपको एक RTO का चलान आ गया, आपने पे कर दिया, आपको क्या पता है ऑथेंटिक है नहीं है। तो कोई भी ऐसी लिंक जिस पे आपको ई-कॉमर्स करना है या जिस पे आपको डाउट हो जाए, आप मोबी आर्मर के थ्रू पहले स्कैन करें, देख लें, ये आपको क्लियर बता देगा कि ये लिंक फ्रॉड है, क्लोन्ड वेबसाइट किसी और के नाम पे बनाई गई है, 2 हफ्ते पहले बनाई गई है, चाइना में होस्टेड है, टर्की में होस्टेड है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर आपको देगा कि आपको क्लियर रीज़न देगा कि इस वजह से ये रेड है भाई, इस पे आगे मत बढ़िए। तो एक तो ये ऐप हो गया। अब ये समझिए इसी ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते। तीसरी है ऐप स्कैनिंग। इस ऐप के थ्रू जो आपके फ़ोन की बाकी ऐप हैं वो आप स्कैन कर सकते हैं। अब आप कहोगे उसके लिए तो एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस कुछ नहीं करता। एंटीवायरस सिक्योरिटी चेक करता है, जबकि प्रॉब्लम है फ्रॉड की। भाई जितने लोगों के संग डिजिटल अरेस्ट हुआ है वो सबके पास आईफोन था, आईफोन ही था तो फिर सिक्योर तो था वो, पर हो गया ना। प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिक्योरिटी के लिए हमें एंटी फ्रॉड की ज़रूरत है। तो ये जो ऐप मैं आपको बता रहा हूँ मोबी आर्मर, ये एंटी फ्रॉड है। इसका मतलब है कि जब आपके फ़ोन में कोई ऐप आएगी, ये बता देगा कि ये इस ऐप की रेटिंग क्या है, इस ऐप से फ्रॉड हो सकता है क्या, या मेरा डेटा लेके कहीं फ्रॉड हो सकता है। वो पोटेंशियल रेटिंग देगी आपको। जैसे कि आपका बच्चा गेम खेलता है, अब कई सारे गेम है जिसमें मल्टी चैट फैसिलिटी है कि वो गेमर से बात कर सकता है। आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने देंगे, लेकिन उसी बच्चे को आपने फ़ोन दे दिया कि जा लाखों लोगों से बात कर ले, और उसमें से आधे क्रिमिनल भी हो सकते हैं और कोई कुछ भी कर रहा है, और आपका बच्चा फॉलो भी कर लेगा, कल के दिन उससे कुछ लिंक आ जाएगा, तो उतना ही बड़ा रिस्क है ना। तो यदि ऐसा कोई भी गेम आपके फ़ोन में पाया जाता है जिसमें चैट फैसिलिटी है, ये उसको रेटिंग लो कर देगा 1 कि भाई इसको तो अनइंस्टॉल करो, ये सेफ़ नहीं है। कई सारी ऐप है जो स्क्रीन शेयर करती हैं, टीम वेयर, कोई सपोर्ट, एनीडेस्क तो मैंने बता दिया, और भी बहुत सारी आती है। ऐसी कोई भी ऐप आपके फ़ोन में आई तो उसकी रेटिंग लो कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कई सारी ऐप्स हैं जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स कॉपी करके ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ होती हैं, जैसे लोन ऐप्स हैं, बहुत सारे रेटिंग टूल्स भी हैं, उनकी रेटिंग लो कर देगा कि ये डेटा तो नहीं देना, बात खत्म। तो इस तरह की जो फ्रॉड वाली चीज़ें हैं वो रोकने के लिए ये ऐप आपको वॉल कर देगा कि भैया ये ऐप अनइंस्टॉल करो। फिर इसमें वाईफाई सिक्योरिटी के लिए भी ऑप्शन है कि आप कोई भी पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो देख लें कि सेफ़ है अनसेफ है।
और यदि हैक हो रखा है तो किसने हैक कर रखा है वो ही बताएगा वो, कि ये आईपी एड्रेस है, बंदा यहीं कहीं है, उसको पकड़ लो। अच्छा। क्योंकि वाईफाई यदि किसी ने हैक किया होगा तो आसपास ही होगा। इसके अलावा ओटीपी चुराने के जितने तरीके मैंने बताया उसको ब्लॉक करता है एक ही क्लिक पर। कॉल फॉरवर्डिंग नहीं होगा सेट, और मर्जिंग नहीं होगी, वॉइस मेलिंग सेट नहीं होगी, तो वो कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि अब वो कोड कहाँ कहाँ याद रखते फिरोगे आप, तो उस ऐप के अंदर इंटीग्रेटेड है। फिर उसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ कहाँ इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से पता पड़ा जीवन साथी पे प्रोफाइल बना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बना देते हैं लोग, फिर लुटते भी हैं लोग। टिंडर पे बना हुआ है, बम्बल पे बना हुआ है, शादी.com पे बना हुआ है, वही है। तो आपको पहले से पता पड़ जाएगा कि ऐसी कोई भी मेरी पिक्चर या मेरा फ़ोटो या मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कहीं भी यूज़ हुआ है तो उसको आप पहले से रिमूव करवा लें। सो ये एक होलिस्टिक चीज़ है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। बिल्कुल। तो देखिए, आज अमित जी से बात कर कितना कुछ समझ आया, किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, किन किन तरीकों से आप बच सकते हैं। ये कोई ऐसा डू और डोंट जैसी चीज़ नहीं है, आपको खुद को और बेहतर हर दिन नई तरीके से नई चीज़ें सीखनी होंगी। 3-4 चीज़ें जो मुझे लगा बहुत अहम हैं डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए, जिनको रेखांकित किया अमित जी ने। उनका जैसे ये जो नए नए टूल्स और गिबली जैसी पिक्चरें और ये सब चीज़ें आ रही हैं, इनसे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी के लिए मोबाइल ऐप उन्होंने बताया जो आप अपना रखिए और जानिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत बहुत एक तरीके से हवा पानी की तरह नेचुरल हैं, जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो ये बड़ा एक मुझे पैसा भेजना है तो करना है, पैसा अगर पैसा आपको आना है तो भेजना कुछ है, हाँ, पैसा आना है तो कुछ नहीं करना। अगर आपके को कोई पैसा भेज रहा है या आपके पास पैसा आना है तो आप उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। ये इस तरीके की चीज़ें जो बहुत नेचुरल हैं, जिनको आप ध्यान में रखकर और इस तरीके की चीज़ों से बच सकते हैं। अंतिम छोर में है सर हम लोग कार्यक्रम के, कोई 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, रैपिड फायर राउंड है, जिसका जवाब आप एक लाइन में, एक शब्द में या आप जितने संक्षेप में देना चाहें दे सकते हैं। अमित जी, मेरा पहला सवाल, आप कभी किसी फ्रॉड के शिकार हुए? नहीं, मेरे ऊपर अटैम्प्ट तो काफ़ी होते हैं, नहीं हुआ नहीं हूँ अभी तक, पर मेरे पास डेली कम से कम 20-25 लिंक्स वो लोग भेजते रहते हैं एक्चुअली कि सर ये टेस्ट कर लीजिए, तो वो तो होता ही है। तो मतलब आपको भी नहीं बख्शा जा रहा है? ना। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे संग नहीं हो सकता, ये ऐसा कोई मुगालता मुझे नहीं है अभी तक नहीं। ना, बिल्कुल। यदि मुझे 12 तरीके पता है, कल से 13 आ गया तो मेरे ऊपर भी चली जाएगा ना, चली जाएगा, मैं कहाँ से बचूंगा। बिल्कुल। डिजिटल अरेस्ट, जैसा आपने बताया, सेक्सटॉर्शन है, डिजिटल अरेस्ट है, 1930 आपने एक कॉल का तरीका बता दिया। इसके अलावा कोई एक सीख आप, कोई एक सलाह आप देना चाहते हैं लोगों की, बॉस देखिए ये सब तो सरकारी चीज़ें अपने हिसाब से चलेंगी, जैसा आपने बताया। एक और बड़ा अच्छा सर इनिशिएटिव है जो मैं बताना चाहूँगा, sancharsaathi.gov.in के गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसमें 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, ओके, जो आप ज़रूर यूज़ करें, उससे आप फ्रॉड से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। जैसे कि पहली सर्विस है कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं वहाँ जाके। आप लॉगिन करें, आपके आधार से 6 सिम कार्ड चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, और आपको लगे कि यार ये वाला तो मैंने लिया ही नहीं है, तो आप वहीं से उसको ब्लॉक करा सकते हैं। आपके पास राइट है, वो तुरंत इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, आपका फ़ोन चोरी हो गया, अब आप जाते हैं पुलिस के पास कि साहब क्या करें, वहीं पे वेबसाइट है sancharsaathi.gov.in पर क्लिक करें, वहाँ पे चोरी के फ़ोन की रिपोर्ट वहीं कर दें, तो वो फ़ोन इमीडिएटली सारे ऑपरेटर को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। कल के दिन यदि कोई उसमें सिम डालकर इनेबल करता है तो तुरंत आपको अलर्ट आ जाएगा, ईमेल पे भी आ जाएगा कि भाई साहब इसने डाला, ये सिम है, ये बंदा है, और पुलिस को खबर कर दो, वो उठा लाएंगे। 14 लाख से ज़्यादा फ़ोन रिकवर हुए हैं पिछले साल, उस वेबसाइट पे आप देखिए कितने कंप्लेन हुए, 21 लाख से ज़्यादा कंप्लेन हुए शायद, और 14 लाख से ज़्यादा रिकवर हुए। तो ये पता ही नहीं लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो चोरी के फ़ोन के लिए इंटरनेशनल नंबर से कोई आपको परेशान कर रहा है, कॉल आ जा रहा है, आप उस पर रिपोर्ट कर दीजिए, ब्लॉक हो जाएगा तुरंत। आप ये पता करना चाहते हैं कि मैं कोई सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद रहा हूँ, अभी चोरी का फ़ोन तो नहीं है, तो उसका IMEI वहाँ डालें, वो बता देगा तुरंत कि ये तो चोरी का है, ये तो पहले ये था। ये कैसे बताता है? उसके बाद डेटाबेस है ना सारे चोरी के फ़ोनों का, तो उसमें सर्च करके बता देता है। तो ये सर्विसेज आपको दी गई हैं सरकार द्वारा कि आप उसमें ना फंस जाएं। कल के दिन आपने कोई सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा और पुलिस आपके घर पहुंच गई, अब आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप एक बार देख तो ले sancharsaathi.gov.in पे कि भाई ये फ़ोन तो ऐसा नहीं कहीं क्राइम में मिसयूज़ हुआ है, क्लीन है तो कर लो यूज़। तो ये 5-6 हैं, उसमें बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है, इतना भी कर देंगे तो बहुत
हेल्प हो जाएगी। अगला सवाल सर ये कि कोई एक तरीका, जैसे आपने कहा कि बैंकों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, कोई एक नियम, कायदा, कानून आप चाहते हो कि मैं आपको ये पावर मिल जाए कि यार 24 घंटे आपको पावर है, आप कोई एक कानून चेंज करो या एक चीज़ चेंज कर सकते हो जिसका फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत तेज़ी से कम हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? मुझे बिल्कुल क्लियर है। अभी यूके ने एक लॉ बनाया अक्टूबर 2024 को। उन्होंने कहा कि गलती किसी की भी हो, बैंक इज़ लाइबल। बैंक 5 दिन के अंदर 85 लाख तक का भुगतान करना पड़ेगा। अपर लिमिट कर दी 85 लाख तक के लॉस का। 20 लाख गया तो 20 लाख दो, वरना 1 करोड़ गया तो 85 लाख तक तो देने पड़ेगा। 85 लाख। 5 दिन के अंदर आपको पूरा पेमेंट। मैं कल यदि इंडिया में लॉ बना दूँ ना, ये सारे बैंक सर के बल खड़े होकर पैसा ढूंढ के ले आएंगे। आप एक गाड़ी लेते हो लोन पर और भाग जाओ, वो आपको जहन्नुम से ढूंढ के ले आएंगे और फिर आपके घर से कुर्की भी कर लेंगे। अब फ्रॉडस्टर को नहीं पकड़ पा रहे हो आप, क्योंकि आपका इंटेंट नहीं है। इंटेंट क्योंकि आप वहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं कर रहे हो। जहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए आप उधर परेशान कर रहे हो। शरीफ आदमी अकाउंट खोलेगा तो केवाईसी कर करके आप परेशान कर दोगे उसके। और फ्रॉडस्टर का अकाउंट ऐसे खुल जाता है कि वो अकाउंट आया नहीं था, कहते हाँ साहब वो तो खुल गया। वो आज मैं सच बता रहा हूँ ये चीज़, आज की रेट में भी मैं अपनी कंपनी का अकाउंट खुलवाना चाहूँ तो बहुत सारे इतने पेपर मांग लेंगे मेरे से कि मुझे लगेगा कि अब तो मैं कहीं कैश में ही काम कर लूँ। लेकिन फ्रॉडस्टर्स के हजारों में खुल रहे हैं। इंटेंट, इसलिए कानून की ज़रूरत है। एक बार आप लायबिलिटी सेट कर दो कि गलती किसी की, लायबिलिटी आपकी, ये अपने आप कर लेंगे सब कुछ। आपने किसी को कुछ नहीं करना। कुछ नहीं। तो ये एक नियम ऐसा है जो अमित जी चाहते हैं कि अगर ये बन जाए तो बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स खत्म हो सकते हैं। अमित जी से बात करके सर बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें आपने जो समझाई वो ऐसा लगा कि हाँ हमारे आसपास की थी। शायद आपसे बात कर कर वो धुंध साफ़ हो गई। अमित जी की 4 किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं। अमित जी की किताबों पे बनी कुछ फिल्में और वेब सीरीज़ हैं, आप और अपना IQ बढ़ाना चाहें तो वो आप उनको देख सकते हैं। अमित जी को मैं फिर बुलाऊंगा किसी ऐसे ही शो में, किसी ऐसे बड़े शो में जब हम साइबर फ्रॉड पे लगातार सर शोज़ करते हैं। मैं चाहूँगा आप एज ए एक्सपर्ट आइए। शुभ लाभ शो जैसे शो में मैं आपको फिर बुलाऊंगा जब कोई 12 के बाद और 4-5 नए तरीके आ जाएंगे समझने के लिए, समझाने के लिए। फिलहाल आपका इस शो में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुभम जी, थैंक यू सो मच। पसंद आया हो आपको शो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले शो में फिर आऊँगा किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।